श्रीमान जिनजू नियन के साथ है। महापौर पहले तो आज यहाँ नहीं आना चाहते थे, लेकिन उन्होंने आने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि यह गांव में बन रही फैक्ट्री का एकमात्र उदाहरण था। उन्हें ऐसी महत्वपूर्ण हस्ती से मिलने की उम्मीद नहीं थी। जू नैनियन की पृष्ठभूमि क्या है जो उसे इतनी महत्वपूर्ण हस्ती के बारे में पता है? महापौर एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। गांव के मुखिया को निर्देश देते हुए देखकर महापौर जल्दी से वहां पहुंचे और पूछा, कॉमरेड, क्या आप जानते हैं कि वह आदमी कौन है? उसने जिनयू की ओर इशारा करके पूछा। उसने गांव के मुखिया से यह नहीं पूछा कि जिनयू का जू नैनियन के साथ क्या संबंध है, बल्कि केवल ये जानने का नाटक किया कि वह जिनयू कौन है। यदि श्री जिनका जू नैनियन के साथ कोई संबंध था, तो ग्रामीणों को उसे पहले देखना चाहिए था। उसे जिनयू की ओर इशारा करते देख गांव के मुखिया ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, तुम्हारा मतलब उससे है? वह जू परिवार का दामाद है। जिस लड़की ने फैक्ट्री बनाई है उसका पति वही है। पति? महापौर तुरंत आश्चर्यचकित हो गए। आप कह रहे हैं कि श्रीमान जिन उस लड़की का पति है? गांव के मुखिया को समझ नहीं आया कि मेयर इतना हैरान क्यों है और उसने असमंजस में कहा, हाँ, उनकी शादी अभी कुछ समय पहले ही हुई है। जू परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार की सीढ़ी चढ़ गया है। रुकिए मेयर, क्या आप उसे जानते हैं? गांव के मुखिया को अभी भी शादी की स्पष्ट याद थी और उन्होंने भावुक होकर कहा, मुझे लगता है कि हमारे किंगशान गांव ने कभी इतनी धूमधाम से शादी नहीं देखी होगी। वहां एक दर्जन पिकअप ट्रक आए थे। जैसे जैसे गांव का मुखिया बोलता गया, महापौर गहरी सोच में डूबते गए। ऐसा लग रहा था कि जब वह वापस लौटेंगे तो उन्हें अपने अधीनस्थों को दुरुस्त करना होगा। अब से जू की फूड फैक्ट्री से संबंधित कोई भी बात उसे बतानी होगी। आसानी से आगे बढ़ने और इस ट्रैक पर आने से उनके करियर को और भी अधिक मदद मिलेगी। सहायता के बिना भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम से कम जिनयू और जू नैनियन के बीच के रिश्ते को जानते हुए वह उन्हें नाराज न करने की पूरी कोशिश करेगा, जिससे कम से कम उसकी अपनी स्थिति सुरक्षित हो सकेगी। जब उनके विचार अनगिनत उतार चढ़ावों से गुजर चुके थे और उन्होंने इन मामलों को समझ लिया था, तब महापौर ने अपनी चापलूसी करने और खुद को खुश करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या उस स्थिति में बैठे लोग यह नहीं समझ सकते कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं? स्वयं की बहुत अधिक चापलूसी और कृपालुता करने से दूसरे पक्ष में केवल तिरस्कार ही उत्पन्न होगा। जू नैनियन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि जिनयू की यात्रा के कारण मेयर पहले से ही जू परिवार के लिए एक स्पष्ट रास्ता तैयार करने के लिए तैयार थे। जू नैनियन स्वाभाविक रूप से मेयर के विचारों को नहीं जानती थी, नहीं वह उनकी योजनाओं को समझ सकती थी। जिनयू और जिनरुइयांग को कार से बाहर निकलते देख जू नियानियान आश्चर्य से भाग गया। तुम यहाँ क्यों हो? जू नैनियन ने पूछा। जिनयू ने जू नैनियन के पहनावे को देखकर अपनी जीभ चटकाए। आज उसने अपनी सामान्य पोशाकें नहीं पहनी थीं, बल्कि एक बेज रंग का लेडी सूट जैकेट पहना था, जो बाहर बिकने वाले सूट जैकेटों से अलग था। ये कमर को कसने वाला डिज़ाइन था। जिनयू को पता था कि उसने कपड़े खुद बनाए थे। उस पर पहने गए तीखे सूट ने उसे सामान्य से भी अधिक निर्णायक और सक्षम बना दिया। उसके स्याह बाल सिर के पीछे बंधे हुए थे, जिससे उसका चिकना माथा दिख रहा था। गर्मी के कारण उसके माथे पर पसीने की महीन बूंदें उभर आई थीं, उसके गोरे गाल हल्के लाल हो गए थे और धूप में उसकी हिरनी जैसी आंखें साफ रोशनी से चमक रही थीं। कुछ दिनों तक उसे न देखने के कारण वह लड़की और भी अधिक आकर्षक हो गई थी। जिनयू ने पाया कि उसकी पत्नी अधिक से अधिक सुंदर होती जा रही थी। वह अपनी जीभ चटकाने और उसके चेहरे पर आए बालों को हटाने से खुद को रोक नहीं सका। मेरी पत्नी का व्यवसाय शुरू हो रहा है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं आऊँगा? उसने उसे अपनी बाहों में खींचने की इच्छा को दबा दिया। आज उद्घाटन समारोह था और बॉस होने के नाते उन्हें निश्चित रूप से भाषण देना होगा। जिनयू नीचे खड़ा होकर उसे बोलते हुए देख रहा था। भीड़ के बीच में खड़ी उसकी मुस्कान आत्मविश्वास और सहजता से भरी थी। इतने सारे लोगों का सामना करते हुए भी उनमें मंच पर जरा सा भी डर नहीं दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस भूमिका के लिए ही पैदा हुई हो, और इतनी शांत दिख रही थी मानो उन्होंने पहले भी अनगिनत बार ऐसा किया हो। यद्यपि नीचे खड़े लोग उसके साथी ग्रामीण थे, फिर भी भविष्य के लिए अपनी आकांक्षाओं और योजनाओं के बारे में इतनी सहजता और सुसंगतता से बोलने की उसकी क्षमता प्रभावशाली थी। सबके सामने खड़ी होकर वह चमक रही थी। जिनयू ने लापरवाही से नीचे खड़े लोगों पर नजर डाली। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मध्यम आयु वर्ग के वृद्ध और बुजुर्ग लोग बहुत ध्यान से सुन रहे थे, और जैसे जैसे वे सुनते गए उनका उत्साह भी बढ़ता गया। जहां तक युवा लोगों का सवाल है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनका ध्यान भाषण की विषय वस्तु पर नहीं, बल्कि उनकी पत्नी के चेहरे को घूरने पर अधिक था। जिनयू की अभिव्यक्ति तुरंत काली पड़ गई। उसने अपनी नज़रें दूसरी ओर घुमाकर अपनी पत्नी की ओर घुमा लीं। उसके कोमल गाल धूप में इतने चमकदार थे कि मानो चमक रहे हों, और उसकी चमकदार आंखें भीड़ में सबसे अधिक सफ़ेद थीं। उसकी छोटी पत्नी इतनी प्यारी थी कि जिनयू चाहता था कि वह उसे अपनी जेब में रख सके। इसे दूसरों को न देखने दें। मैं सभी बुजुर्गों और साथी ग्रामीणों की मदद के लिए बहुत आभारी हूँ।
आपके उत्साही समर्थन का बदला चुकाने के लिए आज हम अपना उत्पाद लियूसू सभी को मुफ्त में आजमाने के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। आप सभी को धन्यवाद। ऐसा कहकर जू नेनियन ने अपने सामने खड़े ग्रामीणों को प्रणाम किया। उनके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। अंततः उद्घाटन का दिन आ गया। यह आसान नहीं था। पिछले कुछ समय की व्यस्तता के कारण वह लगभग पागल हो गई थी। उद्घाटन के दिन को जीवंत बनाने के लिए जू नेनियन ने विशेष रूप से कई हजार लियूएसोस बनाए। हर कोई जानता था कि जू नेनियन ने केक बेचने के लिए एक कारखाना खोला था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि किस प्रकार के केक। उन्हें केवल इतना पता था कि वे स्वादिष्ट थे, अन्यथा वह संभवतः इतना पैसा नहीं कमा पाती। इसके अलावा गांव में कई लोगों ने पहले भी इन्हें चखा था और सभी ने कहा था कि ये असाधारण रूप से स्वादिष्ट थे। जब उन्होंने जू नेनियन को ये कहते सुना कि आज वे उन्हें मुफ्त में खा सकते हैं, तो ग्रामीण खुशी से पागल हो गए। इसलिए जब जू नेनियन द्वारा नियुक्त लोगों ने लियूएसुस को नीचे उतारा, तो गांव के लोग एक एक करके उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़े। ऐसा दृश्य देखकर जू नेनियन के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। कैसा अद्भुत है! उसने अंततः पहला कदम उठा लिया था। चूंकि आज भव्य उद्घाटन था, इसलिए यान कुइहुआ और जू दावेई, तीनों भाई जू जिकियांग सहित काउंटी शहर से आए थे। जू अहोंग और जू जिकियांग ने भी मदद की और दोनों ने मोम के कागज में लिपटे लियूएसुस से भरी एक टोकरी कंधे पर उठा रखी थी। बूढ़ी महिला यान कुइहुआ, लियू गुइमेई और अन्य लोग उन्हें ग्रामीणों में वितरित करने के प्रभारी थे। उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। जू नेनियन ने देखा कि यान कुइहुआ को बहुत पसीना आ रहा था, लेकिन उसने उसे पूछने की जहमत नहीं उठाई और लगातार केक निकाल रहा था। उसके चेहरे से मुस्कान कभी गायब नहीं हुई। वह और बूढ़ी महिला उन्हें दूसरों को देते हुए कह रही थी, हमारे बेबी नियान ने इन्हें बनाया है, इन्हें आजमाएं। यहाँ तक कि जू डोयू और जू जिचेंग भी केक बांटने में मदद कर रहे थे। दोनों बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे, व्यस्त थे और बहुत खुश थे। जब जू डोयू थक गई, तो उसने चुपके से एक उठाया और उसे अपने मुंह में ठूंस लिया और यान कुइहुआ के पीछे छिपकर उसे जल्दी से खा गई। खाना खत्म करने के बाद उसने अपने दोनों छोटे हाथों को अपनी पतलून पर पोंछा और केक बांटने में मदद करने के लिए वापस भागी। पूरे परिवार को इतना खुश देखकर जू नेनियन उनकी खुशी से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। सचमुच ये परिवार अद्भुत है। जहां तक जू नेनियन की युवा चाची का सवाल है, क्योंकि उनकी बेटी को बुखार था और वह बीमार पड़ गई थी, इसलिए वह नहीं आ सकी। और उसके छोटे चाचा को छुट्टी नहीं मिल सकी, इसलिए वह भी नहीं आए। जू दावेई, जिनके पैर और पंजे सुविधाजनक नहीं थे, बस एक स्टूल पर बैठे रहे और दूसरों को हंसते हुए देखते रहे। उसने अपनी सूखी पाइप को जोर से फूंकते हुए आंखें सिकोड़ते हुए ओल्ड मास्टर वांग से पूछा, जो लियूएसुस पी रहा था, स्वाद कैसा है? स्वादिष्ट है ना? केक को अपने मुंह में भरते समय ओल्ड मास्टर वांग ने जू दावेई को अंगूठा दिखाया और स्पष्ट रूप से कहा, अच्छा, वास्तव में स्वादिष्ट। ये सुनकर जू दावेई ने तुरंत वही दोहराया जो उसने पहले अनगिनत बार कहा था और गर्व से कहा, बेशक, यह मेरी प्यारी बेटी द्वारा बनाया गया है। ये पूरी दुनिया में अद्वितीय है। जू नेनियन पास ही खड़ी थी और अनगिनत बार दोहराए गए इस वाक्यांश को सुनकर वह खुश भी हुई और थोड़ी परेशान भी हुई। निश्चित रूप से बूढ़े मास्टर वांग के सामने शेखी बघारने के बाद जू दावेई ने अपना छोटा स्टूल उठाया और गपशप करने के लिए एक अन्य बूढ़े व्यक्ति के पास चला गया। थोड़ी दूर खड़े होने के कारण जू नेनियन स्पष्ट रूप से सुन नहीं पाए, केवल जू दावेई को ये कहते हुए सुन पाए, यह मेरी बेटी ने बनाया है। जू नेनियन ने असहाय हताशा में अपना चेहरा ढक लिया। बस उसके पिता थोड़ा पागल हो गए थे। नहीं, पूरा परिवार थोड़ा पागल हो गया था। जू अहोंग और भी अधिक मनोरंजक था। उसने किसी को रोककर उन टाइल वाले घरों की ओर इशारा किया जो जू नेनियन ने उसके लिए बनाए थे और पूछा, वे 5 बड़े टाइल वाले घर देखे? वे 5 टाइल वाले घर फैक्ट्री की इमारतों के ठीक बगल में थे। जो कोई भी अंधा नहीं था वह उन्हें देख सकता था। इसके अलावा सभी गांववासी जानते थे कि जू नेनियन ने इन्हें जू इरहोंग के घर के लिए बनवाया था, मुख्यतः इसलिए क्योंकि जू इरहोंग ने इसके बारे में अनगिनत बार शेखी बघारी थी। जिस व्यक्ति को वह परेशान कर रहा था उसने बार बार सिर हिलाया, केक छीनने में व्यस्त था और कुछ अवाक होकर उत्तर दिया, मैं उन्हें देख रहा हूँ, मैं उन्हें देख रहा हूँ। आपकी पोती ने आपके लिए इन्हें बनाया है। अहोंग, क्या आप कृपया इसके बारे में बात करना बंद कर सकते हैं और पहले मुझे केक दे सकते हैं? अपनी प्रसिद्धि चुराए जाने पर जू अहोंग तुरंत अप्रसन्न हो गया। अरे, तुम भी साथ क्यों नहीं खेल रहे हो? बस इतना कहो कि तुम्हें नहीं पता और मैं तुम्हें बता दूं। खाओ खाओ खाओ, बस इतना ही तुम्हें पता है। आखिर आप अधिक खाने से क्यों नहीं फटे? शू अहोंग से बात करने वाला व्यक्ति उसके करीब था, यही कारण है कि शू अहोंग ने उससे उस तरीके से बात की। तंग आकर उस आदमी ने उसे टोकते हुए कहा, मैं ज्यादा खाने से खुशी से मर जाऊंगा। जल्दी करो, मुझे और दो, मुझे फटने से मर जाने दो। अगर मैं फट नहीं जाऊंगा तो मैं खुश नहीं रहूंगा।
उसके सामने सब कुछ खुशी से भरा था और जू नेनियन की हंसी भी इस खुशी भरे दृश्य में शामिल हो गई। जिनयू ने उसकी छोटी उंगली को पकड़ा और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, आज रात घर जा रहे हो? जू नेनियन ने उसकी ओर मुड़कर अपनी आंखें चंचलता से झपकाईं और प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, हाँ, निश्चित रूप से। उसकी प्रतिक्रिया सुनकर जिनयू बहुत खुश हुआ। यदि यहाँ भीड़ न होती तो वह सचमुच उसे पकड़कर कुछ चुंबन देना चाहता। जिन रुइयांग के पास जिनयू और जू नेनियन के स्नेह प्रदर्शन को देखने का समय नहीं था। उसकी निगाहें अवचेतन रूप से भीड़ के चारों ओर घूम रही थीं। उसने ब्लैक गर्ल को नहीं देखा। उसके हृदय में एक अवर्णनीय क्षति की भावना घर कर गई। जू सिसी अपनी एक परीक्षा के कारण इसमें शामिल नहीं हो सकीं। अगर उसे पता होता कि जिन रुइयांग आज यहाँ होंगे तो वह शायद चुपके से वापस भाग जाती। वह ब्यान कुई हुआ और अन्य लोगों के साथ नानशुई रोड पर रह रही थी और अब परिसर में नहीं रहती थी, बल्कि हर दिन खुशी खुशी यहाँ वहाँ अपनी साइकिल चलाती थी। उद्घाटन से पहले जू नेनियन ने सभी को प्रशिक्षित कर दिया था और उन्हें मशीनों का उपयोग करना भी सिखा दिया था। कारखाने का प्रबंधन जू अहोंग और जू जिकियांग को सौंप दिया गया। फैक्ट्री मैनेजर जू अहोंग, डिप्टी फैक्ट्री मैनेजर जू जिकियांग। वर्तमान में प्रत्येक कार्यशाला में 7 या 8 लोग कार्यरत हैं तथा कुछ कार्यशालाएं अभी भी उपयोग में नहीं हैं। प्रत्येक कार्यशाला में अलग अलग चरणों पर चर्चा की गई। फिलहाल प्रत्येक के लिए एक कार्यशाला निदेशक चुना गया है। यद्यपि कारखाना आज खुल गया, लेकिन इसका संचालन कल से पहले शुरू नहीं होगा, जो कि आधिकारिक शुरुआत की तारीख है। उस शाम जू नेनियन जिनयू के साथ नानचेन काउंटी वापस चली गई। यान कुईहुआ और जू दावेई भी पीछे पीछे आए, लेकिन वे अभी भी बटर पवेलियन के बारे में आश्वस्त नहीं हो पाए थे। उद्घाटन से पहले के दिनों में जू नेनियन हर दिन अप्रत्याशित घटना के डर से चिंतित रहता था। अंततः शुरुआती दौर को सुचारू रूप से पार करने के बाद जू नेनियन ने आराम किया। उस शाम स्नान करने के बाद वह आराम से बिस्तर पर लेट गई, लाइट बंद कर दी और सो गई। हाल ही में जिनयू की घर से अनुपस्थिति की आदी हो जाने के कारण वह भूल गई कि वह उस दिन वापस आ गया था, इसलिए वह सीधे नग्न अवस्था में सोने चली गई। नग्न अवस्था में सोने से उसे आराम मिला और वह गहरी नींद में सो गई। कुछ ही देर में जू नेनियन सो गया। जब जिनयू नीचे से ऊपर आया और उसने लाइटें बुझी हुई देखीं तो वह हैरान रह गया, क्या हो रहा है। पर्दे नहीं खींचे गए थे और चांदनी अंदर फैल रही थी, जिससे चादर के नीचे का हिस्सा दिखाई दे रहा था। घोड़े बेचकर सोना। कई दिनों से अपनी छोटी पत्नी को न छूने के कारण जिनयू सोच रहा था कि उस रात उसके साथ क्या किया जाए। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सो रही होगी। जिनयू को यह एक हास्यास्पद स्थिति लगी। जब वह हार मानने ही वाला था, वह बिस्तर पर चढ़ गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया और उस अलग स्पर्श ने उसे वहीं जड़ कर दिया, नग्न। एक पल में जिन लैंगगो की नज़र बदल गई। उसके आलिंगन में जकड़ी हुई जू नेनियन को स्वतः ही एक आरामदायक स्थान मिल गया और वह उसकी छाती पर सो गई। जिनयू ने तेजी से सांस ली, क्योंकि उसका हाथ उसकी पतली कमर के चारों ओर कस गया था। दुस्साहसी लड़की ने उसके धैर्य को चुनौती दी। स्पष्टतः परीक्षण असफल रहा। स्वप्निल अवस्था में जू नेनियन को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि कोई उसे छू रहा है। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, उसने जिनयू का चेहरा देखा। जू नेनियन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसे जागते हुए देखकर जिनयू की गहरी आंखें खुशी से चमक उठीं और उसने उसके कान में फुसफुसाया, पत्नी, तुम आखिरकार जाग गई हो। क्या आप जानते हैं कि आपका इंतजार करना कितना मुश्किल रहा है। जू नेनियन को बहस करने का कोई मौका दिए बिना उसके जलते हुए होठों ने तुरंत उसके होठों पर कब्जा कर लिया। जू नेनियन आपत्ति करने ही वाला था, लेकिन उसने पहले ही उसकी सुरक्षा को भंग कर दिया था। ये संघर्ष सुबह 5 बजे तक जारी रहा, जब आसमान में उजाला होने लगा। अंततः जू नेनियन गहरी नींद में सो गया। सोने से पहले उसने मन ही मन सोचा कि वह अब कभी भी नग्न होकर नहीं सोएगी। जिनयू, ये वेयरवुल्फ, उसके प्रति पूरी तरह से निर्दयी था। जब वह फिर से जागी तो सूरज पहले से ही आसमान में ऊंचा था। लेकिन इस बार जू नेनियन ने अपने बगल में खाली जगह पर ध्यान नहीं दिया। जिनयू अभी भी वहां था। जब वह जागी तो उसने पाया कि जिनयू 2 या 3 घंटे से उठा हुआ था। वह हाथ में ढेर सारे दस्तावेज लिए बिस्तर पर झुका हुआ था और उसकी भौहें तन गई थीं। वह बिना शर्ट के था, उसने कोई कपड़ा नहीं पहना था। उसकी मांसपेशियां मजबूत और तनी हुई थीं और उन्हें दबाया जा सकता था। तुम क्या देख रहे हो? जू नेनियन ने अपनी आंखें रगड़ी, ऊपर चढ़ी और खुद को उसके खिलाफ दबा लिया। जिनयू ने फुसफुसाते हुए दस्तावेजों को वापस कैबिनेट में रख दिया और उसकी कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपेटते हुए उसकी ओर देखा। क्या आप अभी भी जारी रखना चाहते हैं? छी, जारी रखने से उसका क्या मतलब है? यद्यपि ऐसा लग रहा था कि उसका प्रश्न अचानक से आया है, फिर भी जू नेनियन को ठीक ठीक पता था कि उसका क्या मतलब है। कितना विकृत आदमी है।
ये याद करते हुए कि उन्होंने अपने अंतरंग क्षणों के दौरान कभी भी गर्भनिरोधक का उपयोग नहीं किया था और फिर भी इतने समय के बाद भी उसके पेट में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी, जू नेनियन ने जिज्ञासावश उससे पूछने से खुद को नहीं रोक पाया। जिन यू, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है? हमने कभी भी सुरक्षा का उपयोग नहीं किया है और आप इसे इतनी बार चाहते हैं, लेकिन मैं अभी भी गर्भवती नहीं हूँ। जू नेनियन का प्रश्न ईमानदार था, जिनयू की आंखों में बढ़ती हुई गहरी और खतरनाक नज़र से अनजान। क्या आपको लगता है कि मैं इस काम के लिए सक्षम नहीं हूँ? जिनयू ने भारी स्वर में पूछा, उसके हाथ धीरे धीरे उसकी चिकनी पीठ तक बढ़ रहे थे, उसकी उंगलियां धीरे धीरे लयबद्ध रूप से गोलाकार बना रही थीं। जू नेनियन को उसके स्पर्श से गुदगुदी महसूस हुई और वह खुद को छटपटाए बिना नहीं रह सकी। मुझे चिढ़ाना बंद करो, मैं कुछ गंभीर बात करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या हमें जांच के लिए अस्पताल जाना चाहिए? जिनयू को अपने शरीर से कोई समस्या नहीं थी, अन्यथा ओल्ड वू ने उसे बहुत पहले ही बता दिया होता। आखिरकार वह हर महीने अपने स्वास्थ्य की जांच के लिए ओल्ड वू जाता था। यदि वास्तव में ऐसी कोई छिपी हुई स्थिति थी तो ओल्ड वू के चिकित्सा कौशल के साथ इसका निदान न होना असंभव था। उसकी ओर देखते हुए जिनयू ने कहा, मैंने सोचा था कि तुम बच्चे पैदा करने में जल्दबाजी नहीं करना चाहती, लेकिन हमने वास्तव में कभी गर्भनिरोधक का उपयोग नहीं किया है, जू नेनियन ने तथ्य बताया। जिनयू ने अपने होंठ भींचे और उसे थोड़ा ऊपर उठाया। मैं ठीक हूँ। ओल्ड वू हर महीने मेरी सेहत की जांच करते हैं। ये सुनकर जू नेनियन के दिल में ठंडक महसूस हुई और उसने जिनयू को अचंभित होकर देखा। यह मैं नहीं हो सकता जिसे समस्या है ना? नहीं, जिनयू ने धीमी आवाज में कहा। अगर कोई समस्या हो भी तो कोई बात नहीं, हम हमेशा गोद ले सकते हैं। इन शब्दों के साथ जिनयू ने उससे पलट दिया, उसके नीचे लेट गया और उसके होंठों को चूमा। शायद मैं पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहा हूँ, मैं बेहतर करूँगा। जू नेनियन के होंठ तुरंत उसके होंठों से बंद हो गए। उसकी आंखें लगभग पीछे की ओर घूम गईं। क्या वह पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहा था? वह जिस तरह का था, वह कैसे कह सकता था कि वह नहीं था? अगर वह सचमुच प्रयास करता तो उसे डर लगता कि कहीं उसे यातना देकर मार न दिया जाए। हालांकि जू नेनियन ने इस मामले को गंभीरता से लिया और कुछ समय बाद अस्पताल जाकर जांच कराने की योजना बनाई ताकि पता चल सके कि क्या उसे वास्तव में कोई समस्या है। इस बीच जू नेनियन द्वारा कारखाना शुरू करने की खबर जिनयू ने वुलैन के साथ पहले ही साझा कर दी थी। अपनी बहू की क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए वुलैन ने राजधानी में अपने सभी परिचितों को इसके बारे में बताया था। कई लोगों को यकीन था कि वुलैन ने मदद के लिए उसे पैसे दिए होंगे, अन्यथा एक युवा लड़की अपने दम पर कारखाना कैसे शुरू कर सकती है? मानो कारखाना बनाना गोभी बोने जितना आसान हो, जिसे कोई भी बिना किसी पैसे के स्थापित कर सकता है। इस प्रकार जू नेनियन के बारे में अफवाहें इस प्रकार बन गईं। यद्यपि वह देखने में बहुत अच्छी नहीं है, वह रसोई में अच्छी है और दिखने में भी अच्छी है, लेकिन उसमें एक दोष है, वह परेशानियां खड़ी करना पसंद करती है, बिना सोचे समझे पैसा उड़ा देती है, अपनी धनी सास पर निर्भर रहती है तथा पैसे को गंभीरता से नहीं लेती। फिर भी इनमें से कोई भी अफवाह वुलैन के कानों तक नहीं पहुंची। कौन अपनी बहू के मुंह पर उसकी बुराई करने की हिम्मत करेगा? एल्डर मास्टर जिन आज अपने एक पुराने मित्र से मिलने गए, जो कई वर्षों से एल्डर मास्टर जिन का घनिष्ठ मित्र था। यद्यपि यह मित्र राजधानी में कम चर्चित था, फिर भी उसकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी थी। जो भी उसका उल्लेख करता था उसे कुछ सम्मान देता था। न तो राजनीतिक और न ही सैन्य दिग्गजों ने उन्हें हल्के ढंग से उकसाने का साहस किया। राजधानी की प्रसिद्ध कुलीन शक्तियां, 4 महान परिवार पूरे गौरव के साथ थे। जिन परिवार, ये परिवार, जू परिवार और वो परिवार दूसरे स्थान पर रहा। वो परिवार वुलैन का था और इसकी इतनी ऊंची स्थिति तक पहुंच भी जिन परिवार में उसके विवाह के कारण थी। दोनों परिवार एक ही वृक्ष की शाखाएं थे, अर्थात एक ही परिवार थे। जिन और ये परिवारों के बीच सती संबंध तो बने रहे, लेकिन वे निजी संघर्ष में उलझे रहे। जू परिवार सबसे अनोखा अस्तित्व था। जू परिवार का मुखिया अभी भी एल्डर मास्टर जिन का करीबी दोस्त था। आज बड़े भाई शू वेंतियन से मिलने वाले थे। एल्डर मास्टर जिन अभी जू हवेली में पहुंचे ही थे कि उन्होंने जू वेंतियन को पानी का डिब्बा पकड़े हुए पौधों को पानी देते हुए देखा। वह शून्य में घूर रहा था, जबकि उसके ध्यान में आए बिना ही बर्तन से पानी बह निकला। उसे इस तरह देखकर एल्डर मास्टर जिन को पता चल गया कि वह अपनी पत्नी को याद कर रहा है, जो बिना किसी ठोस जानकारी के केवल उसकी यादों में ही मौजूद थी। बूढ़े दोस्त, क्या तुमने मुझे सिर्फ ये देखने के लिए बुलाया है कि तुम पौधों को पानी दे रहे हो? बुजुर्ग ने दहाड़ते हुए कहा, जैसे ही वह किसी की शतरंज की बिसात पर बेढंगे ढंग से बैठ गया। ये शू वेंतियन की पसंदीदा शतरंज की बिसात थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह उनकी धर्मपुत्री का उपहार था। एल्डर मास्टर जिन की आवाज़ सुनकर जू वेंतियन ने मुड़कर देखा, उन्हें अपने प्रिय शतरंज की बिसात पर बैठे देखा, शांति से पानी का डिब्बा उठाया और उनके चेहरे पर डाल दिया। हटो।
जू वेंटियन को इस बात की परवाह नहीं थी कि एल्डर मास्टर जिन का गुस्सा कितना खराब था। वह बस उस पर पानी डालता रहा। बड़े मास्टर जिन ने जल्दी से उसका हाथ हटा दिया और बड़बड़ाते हुए बोले, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम बूढ़े अमर हो। बुजुर्ग ने अपनी उम्र के अनुरूप नहीं बल्कि इतनी फुर्ती से छलांग लगाई कि वह बच निकला। ये देखकर कि वह शतरंज की बिसात पर बैठना बंद कर चुका है, जूवेंतियन ने उसे आराम दिया और पानी का जग एक तरफ रख दिया। बैठो, जूवेंतियन ने ठंडे स्वर में कहा। उनका रवैया बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन एल्डर मास्टर जिनको उनके आते ही अपनी प्रिय शतरंज की बिसात पर बैठने के लिए किसने कहा। सौभाग्यवश बड़े साहब को कोई आपत्ति नहीं हुई। आखिरकार उनका रिश्ता अच्छा था और वे एक दूसरे को चिढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। एक दूसरे को गुस्से से देखना भी उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। सच बताओ, तुमने मुझे इस बार यहाँ आने के लिए क्यों कहा? बुजुर्ग ने पूछा। जूवेंतियन ने उसकी ओर देखा। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें देखना चाहता था? ये सब किंग और आपके पोते की तुच्छ बातों के लिए है। किंग जूवेंटियन की पोती थी जिसका नाम जुओकिंग था। सख्ती से कहें तो जुओकिंग की उम्र जूवेंतियन को दादा कहने लायक थी, लेकिन दुर्भाग्य से पीढ़ी दर पीढ़ी वह केवल उनकी धर्मपुत्री ही हो सकती थी। जुओकिंग एक दोस्त की बेटी थी जिसे जीवन के अंतिम समय में एक अप्रत्याशित बच्चा हुआ था और अपने दोस्त के दुर्भाग्य के बाद वह बचपन से ही जूवेंतियन के साथ थी। जुओकिंग आज्ञाकारी, समझदार, सौम्य और पुत्रवत था। इसके अलावा उसकी भौहें और आंखें जूवेंतियन की याद में उसकी पत्नी से मिलती जुलती थीं, इसलिए उसने हमेशा जुओकिंग के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वह उसकी अपनी पोती हो। राजधानी के सामाजिक हलकों में सुसंस्कृत महिलाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनमें से कुछ ही अलग दिखती थीं। जुओकिंग की उत्कृष्टता उसके परिवार की महिमा से उपजी नहीं थी, यह उसके अपने प्रयास का परिणाम था। जुओकिंग इस साल पहले से ही 20 साल की थी और वह बचपन से ही जिनरुयान को पसंद करती थी। जूवेंतियन को हमेशा से पता था कि वह क्या सोच रही थी। बेशक ऐसा इसलिए भी था क्योंकि जुओकिंग ने कभी भी इसे जूवेंतियन से छिपाने के बारे में नहीं सोचा था। अब बेटी अभी विदेश से लौटी ही थी और घर भी नहीं पहुंची थी, लेकिन उसने पहले ही जिनरुयांग के बारे में पूछने के लिए उसे फ़ोन कर दिया था। यही कारण है कि जूवेंतियन ने अपने पुराने दोस्त को बाहर बुलाया ताकि पता चल सके कि जिनरुयांग के साथ क्या हो रहा था। एल्डर मास्टर जिन जूवेंतियन के शब्दों से चकित थे। क्या तुच्छ मामले हैं? मेरे इतने सारे पोते हैं, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? किंग को बचपन से ही किसका पीछा करना पसंद है, क्या तुम्हें नहीं पता? जूवेंतियन ने एल्डर मास्टर जिन को ऐसे देखा जैसे वह कोई बेवकूफ़ हो। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि जुओकिंग बचपन में किसके पीछे घूमना पसंद करता था, है ना? जब जूवेंतियन ने उसे विदेश भेजा तो वह रोई और चिल्लाई और चाहती थी कि जिनरुयांग उसके साथ जाए। बड़े मास्टर जिन ने हंसते हुए कहा, तो आप अपनी धर्मपुत्री का विवाह मेरे पोते से करने की सोच रहे हैं? उसने खुशी खुशी पानी का जग उठाया जो जूवेंतियन ने जमीन पर रखा था, उसे अपने सिर पर डाला और डालते हुए कहा, पुराने दोस्त, तुम्हारा दिमाग उलझन में होगा, मैं इसे साफ करने में तुम्हारी मदद करूंगा। मैं आपको दोष नहीं देना चाहता, लेकिन क्या आप यहाँ कुछ अनुचित कार्य नहीं कर रहे हैं? पारिवारिक पदानुक्रम पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। हम भाई हैं और आप चाहते हैं कि आपकी बेटी की शादी मेरे पोते से हो। आप इतनी सुविधाजनक व्यवस्था के बारे में बहुत अच्छी तरह से सोच रहे हैं। यह मेरे पोते का फ़ायदा उठाना है। नहीं नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। मेरा पोता बहुत छोटा है, उसे किसी छोटे व्यक्ति की तलाश करनी होगी। वह अपनी माँ की पीढ़ी की किसी महिला से शादी कैसे कर सकता है? जूवेंटियन इतना क्रोधित हो गया कि उसकी मूंछें तन गईं और उसने पानी का जग छीन लिया और उसे जमीन पर फेंक दिया। जिन डोन ज्ञान, तुम बूढ़े बदमाश, तुम्हें ही होश में आने की जरूरत है। आपका पोता 26 साल का है, हमारा किंग सिर्फ 20 साल का है, कौन किसका फ़ायदा उठा रहा है? खैर, मुझे कोई परवाह नहीं है। वह एक माँ की पीढ़ी की है, एल्डर मास्टर जिन ने हठपूर्वक कहा, जूवेंतियन के गुस्से से डरते हुए नहीं। आखिरकार जूवेंतियन का गुस्सा होना एक सामान्य घटना थी। किस माँ की पीढ़ी? आप और मैं दोनों जानते हैं कि किंग और आपकी रुयांग कितने करीब हैं। अब बस एक ही बात बाकी है कि वे अपने रिश्ते को खुले तौर पर स्वीकार करें। जूवेंतियन को यह भी पता था कि एल्डर मास्टर जिन कितने जिद्दी थे। आगे बहस करना व्यर्थ होगा, इसलिए उसने पूछा, बस मुझे ये बता दो कि तुम्हारी रुयांग किंग से कब शादी करने की योजना बना रही है और वह काम करेगा? शादी? बड़े मास्टर जिन ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, तुम सचमुच भोले हो? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मेरी रुयांग और तुम्हारी किंग शादी कर सकती हैं? सपने देखना बंद करो। मेरी रुयांग आपकी किंग को केवल एक बहन, एक विश्वासपात्र के रूप में देखती है। शादी? यह असंभव है। जूवेंतियन को लगा कि उसके साथ इस विषय पर चर्चा करना एक भूल थी। वह हमेशा उसे आधा मरने तक क्रोधित करने में सफल हो जाता था। क्रोध से उसका कलेजा दुखता रहता था। एक क्षण एल्डर मास्टर जिन अपनी किंग को माँ की पीढ़ी कह रहे थे और अगले ही क्षण छोटी बहन।
ये पुराना दोस्त किसी को भी मौत के घाट उतार सकता है और उसका भरपूर आनंद उठा सकता है। जू वेंटियन को गुस्से में देखकर एल्डर मास्टर जिन ने विषय बदल दिया, तुम्हें पता है, इस जीवन में कम चिंता करो। बच्चों और नाती पोतों का अपना भाग्य है, उन्हें अपने मामले स्वयं सुलझाने दें। इतनी चिंता क्यों? क्या आपको लगता है कि आप बहुत लंबे समय तक जीवित रहे हैं और आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है? जाओ मेरे शौचालय साफ करो। जू वेंटियन, मैं अब तुमसे बात नहीं करना चाहता, उसने असहाय होकर कहा। वास्तव में वह जानते थे कि बच्चों और नाती पोतों के मामलों को सुलझाने का काम उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन वह भावनात्मक रूप से इससे उबर नहीं पाया। वह हमेशा ज़ुओकिंग को हर चीज़ में सर्वश्रेष्ठ देना चाहता था, क्योंकि यह धर्मपुत्री उसकी स्मृति में उसकी पत्नी से बहुत अधिक मिलती जुलती थी। एल्डर मास्टर जिन उसके दिल में छिपी बाधा को जानते थे और उसे आश्वस्त करते हुए बोले, अतीत को जाने दो, हर समय इसके बारे में चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। जू वेंटियन ने आकाश की ओर देखते हुए आह भरी। नीले आकाश और सफ़ेद बादलों के ऊपर उस महिला की छवि दिखाई दी जो उसका पीछा करती थी। उन्हें याद आया कि उनके 3 बच्चे थे, लेकिन इसके अलावा उसे अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। इतने साल बीत गए जब से उसका परिवार उसे ढूंढकर वापस लाया था, तब से उसकी यादें उस पल में अटकी हुई थीं। वह तो उनके नाम भी भूल गया था। चोट बहुत गंभीर थी और बुखार ने उसके मस्तिष्क को प्रभावित कर दिया था। परिणामस्वरूप कई चीज़ें उसके लिए अस्पष्ट थीं और उसकी स्मृतियों में हर बार केवल कुछ अस्पष्ट छवियां ही रह जाती थीं। इन तस्वीरों से उन्हें पता चला कि वह शादीशुदा थे और उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। फिर भी वह ये भी नहीं जानता था कि वे कहाँ रहते थे या उनके नाम क्या थे। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि उसके परिवार का कोई बड़ा कारोबार था। वह अपनी पत्नी और बच्चों को भी नहीं ढूंढ सका, बिना किसी जानकारी के, न तो उनके नाम पता है और न ही उनका निवास स्थान। वह उन्हें कैसे ढूंढ सकता था? यदि वह भूल सकता है तो वह कितना चाहता है कि वह भूल सके। लेकिन ये तो उसकी पत्नी और बच्चे थे, वह उनके बारे में कैसे न सोच सकता था, उनकी लालसा कैसे न कर सकता था। एल्डर मास्टर जिन ने देखा कि उनके पुराने साथी का दिल सचमुच टूट गया था और उन्होंने अनिच्छा से उसे वह चीज़ देकर सांत्वना देने का निर्णय लिया जिसे वह बहुत प्यार करता था। ठीक है, सारा दिन उदासी में डूबना बंद करो। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे सबसे बड़े पोते ने शादी कर ली है और आपको पता नहीं है कि मेरे पोते की पत्नी की पाककला कितनी अच्छी है। अपने पोते की पत्नी के खाना पकाने के कौशल के बारे में बात करते समय एल्डर मास्टर जिनकी आंखें प्रशंसा से चमक उठीं। क्या मैं पिछली बार नानचेंग नहीं गया था? अरे मेरे पोते की पत्नी, वह प्यारी लड़की, इस बूढ़े आदमी के प्रति अपना स्नेह दिखाना चाहती थी। जाने से पहले उसने मुझसे बटर सॉस के 2 जार बनाने पर जोर दिया और मुझे उसे यहाँ लाने को कहा। ये सचमुच एक उपहार है और मैं इसे अपने लापरवाह बच्चों के साथ साझा नहीं कर सकता। चलो अपना आपा खोना बंद करो, ये घटिया शतरंज का खेल बंद करो। मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा और नौकर से तुम्हारे लिए कुछ बनवाऊंगा। जू वेंटियन ने देखा कि एल्डर मास्टर जिन उसे खुश करने की कोशिश कर रहे थे और वह अब और भावुकता में नहीं डूबना चाहता था। मैंने आपके पोते की पत्नी की पाककला के बारे में जिंगडू सकल में सब कुछ सुना है। आज मुझे स्वयं जाकर इसका स्वाद लेना चाहिए ताकि पता चल सके कि क्या यह उतना ही अतिशयोक्तिपूर्ण है जितना वे कहते हैं। अतिशयोक्तिपूर्ण? बूढ़े आदमी, जब तक आप इसे आजमा नहीं लेते तब तक प्रतीक्षा करें। बस बाद में मुझसे हिस्सेदारी के लिए झगड़ा मत करना। हो सकता है कि आप मुझसे भी अधिक बढ़ा चढ़ाकर बात कहें। इसलिए दोनों बूढ़े व्यक्ति एक साथ जिंगडू सैन्य क्षेत्र परिसर में लौट आए। जिन जियाओनी यू फेफी के साथ घर पर खेलने आए। जब उसने 2 बुजुर्ग स्वामी को आते देखा तो जिन शियाओनी और यू फेफी जल्दी से खड़े हो गए। जिन जियाओनी, दादाजी आप वापस आ गए। नमस्ते दादाजी जू। यू फेफी ने भी विनम्रता से उनका अभिवादन किया। हेलो दादाजी जिन। नमस्ते दादाजी जू। एल्डर मास्टर जिन ने अपने पुराने साथी को कुछ स्वादिष्ट भोजन कराने के लिए लाने की योजना बनाई थी, लेकिन उनका इरादा इन 2 युवा लड़कियों के साथ अपने खजाने को साझा करने का नहीं था। इसलिए उसने हाथ हिलाकर कहा, तुम दोनों बाहर जाकर खेलो। मुझे आपके दादाजी जू के साथ कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करनी है। यहाँ रुककर हमें परेशान मत करो। जिन जियाओनी ने असहायता से कंधे उचकाए। बहन फेफी चलो चलें। यू फेफी हिचकिचाई, कुछ कहना चाहती थी लेकिन अंततः उसने इसे अपने तक ही रखा और जिन शियाओनी के पीछे बाहर चली गई। जू वेंटियन ने एल्डर मास्टर जिन के बेशर्म पक्ष का पूरा प्रदर्शन देखा था। तुम इतने कंजूस क्यों हो? आप अपनी पोती के साथ भी इसे साझा नहीं कर सकते। बड़े मास्टर जिन ने अपने उपहास की परवाह नहीं की, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि यह चीज़ इस बूढ़े आदमी के लिए कितनी कीमती है। बाद में इंतज़ार करो, अगर तुम आभारी नहीं होगे तो मैं तुम्हें इसका स्वाद भी नहीं चखने दूंगा। जू वेंटियन, मेरे जैसे बाहरी व्यक्ति के सामने ऐसा अपमानजनक काम करने से क्या आपको अपने जिन परिवार की बदनामी का डर नहीं है?
चून की एल्डर मास्टर जिन के होठों पर हमेशा जिन परिवार के लिए सम्मान खोना वाक्यांश रहता था, इसलिए जू वेंतियन इसके आदी हो गए थे। समय समय पर वह उसे चिढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करता था। बड़े मास्टर जिन को भी कोई परेशानी नहीं थी। क्या आप खाना चाहते हैं या नहीं? अगर तुम ऐसा करते हो तो चुप रहो। ये देखकर कि वह इसे कितना मूल्यवान समझता है, जूवेंतियन काफी उत्सुक हो गया। जल्द ही गृहस्वामी ने नूडल्स पकाना समाप्त कर दिया और यहाँ तक कि हड्डी का शोरबा भी बनाया, जो हालांकि उसके पोते की पत्नी के गुप्त शोरबे जितना अच्छा नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से नूडल पानी से बेहतर था। तभी बूढ़े मालिक ने अपनी कमर से निजी चाबी निकाली, ऊपर की ओर दौड़े और अपना बटर सॉस नीचे लाए तथा कटोरे में 2 बड़े चम्मच डाल दिए। अपने पुराने साथी के दुख को कम करने के लिए बूढ़े मालिक ने अनिच्छा से एक अतिरिक्त चम्मच डाल दिया। जाओ, कोशिश करो और देखो। इससे पहले जूवेंतियन ने संयमित रहने के बारे में सोचा था, लेकिन एक बार जब उसने सूप में अद्वितीय समृद्ध सुगंध को सूंघा तो उसकी आंखें एक पल में बदल गईं। उसने जल्दी से अपनी चॉपस्टिक उठाए और खाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने पहला निवाला लिया, एल्डर मास्टर जिन उत्सुकता से मेज पर झुक गए और अपना सिर झुकाकर उससे पूछा, कैसा है? कैसा है? इसका स्वाद कैसा है? क्या यह अब तक का सबसे अच्छा नूडल व्यंजन नहीं है? यह न केवल सबसे अच्छा नूडल व्यंजन था जो उसने पहले कभी नहीं खाया था, ये सबसे अच्छा भोजन था जो उसने कभी चखा था, किसी भी अन्य चीज से अतुलनीय रूप से श्रेष्ठ। इसकी तुलना में इससे पहले उसने जो कुछ भी खाया था वह शायद सुअर का चारा ही था। लेकिन जूवेंतियन एल्डर मास्टर जिन के चेहरे पर संतुष्टि का भाव बर्दाश्त नहीं कर सका और एक पल के लिए खुद को रोकने में कामयाब रहा। ये ठीक है, मुझे लगता है। अभी तो इतना, बस इतना ही। एल्डर मास्टर जिन तुरंत अप्रसन्न हो गए। इतने स्वादिष्ट भोजन को बस इतना ही कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे बूढ़े, तो फिर यहाँ बस दिखावा करते रहो। सौभाग्य से उसे उसका हमेशा दिखावा करने वाला चेहरा देखना पसंद नहीं था। बिना एक शब्द कहे वह आगे बढ़ा और जूवेंतियन के सामने रखे कटोरे को अपनी ओर खींच लिया। चूंकि आपको लगता है कि यह ठीक ठाक है, तो बेहतर होगा कि आप इसे ना खाएं। जल्दी से घर आइए और अपने घर की नौकरानी से कुछ और भी स्वादिष्ट खाना बनवाइए। ये व्यंजन बस ठीक ठाक है, इसे खाकर अपना पेट खराब नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, यह बहुत अधिक पीड़ादायक होगा। जूवेंतियन ने जल्दी से कटोरा वापस पकड़ लिया, उसकी आंखें गुस्से से बड़ी हो गईं। जिन डोंगयांग, आप अपनी उम्र में भी इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? जो चीज़ आप पहले ही दे चुके हैं उसे वापस लेने से आप वास्तव में अपने पुराने तरीकों पर लौट रहे हैं। मैं तो बस इसका आनंद लेता हूँ, बूढ़े मालिक ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। जूवेंतियन के होंठ कुछ बार फड़क उठे। इसे नीचे रख दो। इसे नीचे क्यों रखा? चूंकि यह बस चलने लायक है, इसलिए आपको खुद को कष्ट नहीं देना चाहिए, एल्डर मास्टर जिन ने जोर देकर कहा। हार मानते हुए जूवेंतियन ने कहा, ठीक है, ठीक है। आप तो बस मुझे अपने पोते की पत्नी की प्रशंसा करते हुए सुनना चाहते हैं, है ना? प्रशंसा, प्रशंसा, प्रशंसा। मैं इसे करूंगा। स्वादिष्ट, स्वादिष्ट। अब खुश हो, ये सबसे स्वादिष्ट चीज़ है जो मैंने कभी खाई है। संतुष्ट? क्या अब मैं इससे अपना हाथ हटा सकता हूँ? ऐसा चरित्र। इस बार एल्डर मास्टर जिन ने उन्हें रोकना जारी नहीं रखा और खुशी से कटोरा उनके सामने वापस रख दिया, यहाँ तक कि स्वागत का इशारा भी किया। खाओ, मत कहो कि मैं कंजूस हूँ। मैं इसे अपने पोते पोतियों को भी देने का साहस नहीं कर सकता और मैंने ये सब आप जैसे पुराने दोस्त को दे दिया है। तभी जूवेंतियन ने आराम से अपना भोजन जारी रखा। जूवेंतियन, एल्डर मास्टर जिन की तरह मसालेदार भोजन के प्रशंसक थे और ये नूडल्स उनके स्वाद कलियों में बस विस्फोट कर गए। खट्टा और मसालेदार स्वाद ताज़ा था और चिकना नहीं था, और शिटाके मशरूम और गोमांस के दुर्लभ टुकड़े बस अप्रतिरोध्य थे। जूवेंतियन इस स्वाद के प्यार में पागल हो गया। ऐसा लग रहा था कि दादाजी जिन ने इस बार कुछ बड़ा चढ़ाकर नहीं कहा था, उनके पोते की पत्नी का खाना पकाने का कौशल अद्भुत था। अपने मसालेदार मक्खन नूडल्स खत्म करने के बाद जूवेंतियन पसीने से तरबतर हो गया। यह अब तक का सबसे अधिक उत्साहवर्धक भोजन था। इतने अच्छे भोजन के साथ जूवेंतियन दादाजी जिनको अकेले इसका आनंद कैसे लेने दे सकता था। उसने हर संभव तरकीब अपनाई, मनाने से लेकर रिश्वत देने और धमकी देने तक, और अंततः दादाजी जिन के हाथों से एक छोटे से कैनिंग जार के बराबर का सामान छीनने में कामयाब हो गया। बटर सॉस के छोटे जार को खजाने की तरह पकड़े हुए जूवेंटियन इससे अधिक खुश नहीं हो सकता था, यहाँ तक कि दादाजी जिनसे भी अधिक, जिन्होंने इसे छिपाने के लिए अपने बिस्तर के नीचे छिपा दिया था। बस इस स्थिति में कि घर पर बैठे उन शरारती बच्चों ने चुपके से इसका स्वाद चखने की कोशिश की हो। झाओपांग लियुएसु को देने गया और उसे मिले 10,000 युआन में से एक भी पैसा लिए बिना वापस लौट आया। इतना ही नहीं, बल्कि शू नैनियन ने उसे खर्च के लिए जो 150 युआन दिए थे, उसमें से उसने 60 युआन बचाकर उसे वापस दे दिए। इससे जू नैनियन को झाओपांग के चरित्र पर और भी अधिक भरोसा हो गया। कारखाने ने आधिकारिक तौर पर उत्पादन शुरू कर दिया था।
प्रशिक्षण के बाद भी उनके द्वारा उत्पादित लियुएसू अभी भी मानक के अनुरूप नहीं थे। सौभाग्य से जू नेनियन ने दूरदर्शिता दिखाई कि उत्पादन बढ़ाने से पहले उन्होंने छोटे पैमाने पर उत्पादन किया तथा एक साथ बहुत अधिक उत्पादन करने का साहस नहीं किया। अंततः 4 या 5 बार असफल होने के बाद वे उस मानक तक पहुंच गए जो जू नेनियन ने निर्धारित किया था। जू नेनियन ने उदारतापूर्वक ग्रामीणों को लियुएसू को घर ले जाने दिया जो मानक पर खरा नहीं उतरा था। हालांकि किसी को भी जानबूझकर घटिया लियुएसू को घर ले जाने से रोकने के लिए उन्होंने अभी भी दंड लगाया। बेशक ऐसे लोग भी थे जो असंतुष्ट थे, लेकिन शू नेनियन स्पष्टवादी थे। किसी भी फैक्ट्री के नियम से नाखुश कोई भी व्यक्ति किसी भी समय वहां से जा सकता था। वह किसी का भी फायदा नहीं उठाती थी। वे जितने दिन काम करते थे वह उन्हें उतने दिन के हिसाब से भुगतान करती थी। एक बार जब उन्होंने यह बात स्पष्ट कर दी तो किसी ने कोई शिकायत नहीं की और वे सभी कुशलतापूर्वक काम पर वापस लौट आए। इसके अलावा तीसरे दिन सुन कियांग और उनकी पत्नी से खबर आई। नए ग्राहक बनाने के बजाय उन्होंने परीक्षण के तौर पर अपनी खुद की पेस्ट्री की दुकान खोली। 50 सेंट प्रति पीस की दर से बिक्री और ली शान द्वारा जोरदार प्रचार के बाद वे पहले दिन 1000 लियुएसू बेचने में सफल रहे। शहर के केंद्र में स्थित एक भी दुकान में इतनी अधिक मात्रा में सामान बेचने के लिए ली शान जू नेनियन को फ़ोन करके सफलता की सूचना देने तथा 60,000 टुकड़ों का एक और ऑर्डर देने का अनुरोध करने के लिए इंतजार नहीं कर सके। आखिरकार उसने अपने पहले बैच में केवल 60,000 पीस का ऑर्डर दिया था और इनमें से अब तक केवल 1000 ही बिक पाए थे। फिर भी वह एक और ऑर्डर देने के लिए उत्सुक थी। ऐसा लग रहा था कि ली शान ने पहले ही विभिन्न एजेंटों तक अपने वितरण का विस्तार करने का निर्णय ले लिया था। इस बीच ली किंगशुई भी उत्पादों की मांग करने आए और एक बार में 60,000 टुकड़ों का ऑर्डर दे दिया। आमतौर पर ली किंगशुई का उत्पादन प्रति माह लगभग 60,000 से 70,000 टुकड़े था। इससे पहले ली किंगशुई के पास पर्याप्त पूंजी नहीं थी, लेकिन कुछ पैसे कमा लेने के बाद उन्होंने जहां तक संभव हो परेशानियों को कम करने का प्रयास किया। इसलिए उन्होंने थोक में 1 महीने की आपूर्ति का ऑर्डर दे दिया। जू नेनियन ने तुरंत जू एरहोंग और जू जिकियांग को सूचित किया और उनसे अनुरोध किया कि वे सुनिश्चित करें कि एक सप्ताह के भीतर लियुएसू के 120,000 टुकड़े का उत्पादन किया जाए। 10 मशीनों और 30 से 40 कर्मचारियों के साथ जू नेनियन ने एक सप्ताह का समय दिया था, लेकिन वह उन्हें घटिया सामान बनाने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहती थी। जू होंग और जू जिकियांग कारखाने में सभी बड़े और छोटे मामलों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार थे, जबकि लियू बुइमेई को कड़ाई से लियुएसू के हर ताज़ा बैच को चखने का काम सौंपा गया था। यदि कड़ाई में एक भी टुकड़ा स्वाद के मानक पर खरा नहीं उतरता तो पूरा बैच घटिया हो जाएगा। अपने ब्रांड की प्रतिष्ठा के लिए जू नेनियन घटिया लियुएसू की बिक्री की अनुमति बिल्कुल नहीं देगी। जू जिकियांग के लिए आवागमन को आसान बनाने के लिए जू नेनियन ने उसे एक साइकिल खरीद कर दी। अब जब भी किंगशान गांव के ग्रामीण किसी को साइकिल चलाते हुए देखते तो वे बिना पास जाए ही बता सकते थे कि वह या तो शू एरहोंग है या फिर शू जिकियांग। हर कोई यह अनुमान नहीं लगा पाया कि यह जू आइगुओ था, क्योंकि ब्रिगेड कमांडर की साइकिल टूट गई थी। ऑर्डरों की पहली खेप प्राप्त होने पर फैक्ट्री के सभी कर्मचारी जो ग्रामीण भी थे बहुत उत्साहित थे। इस युग में अधिकांश लोग मेहनती थे, केवल अधिक कमाने के लिए अधिक काम करने के बारे में सोचते थे। बहुत कम लोग अपने कर्तव्यों से जी चुराते थे और आलसी होते थे। उन्हें पहले से ही इस बात की चिंता थी कि ऑर्डरों की कमी होगी और क्या कारखाना कुछ ही दिनों के संचालन के बाद बंद हो जाएगा। अब जब इतनी बड़ी मात्रा में ऑर्डर आ रहे हैं और उन्हें एक सप्ताह के भीतर पूरा करना है तो श्रमिकों की खुशी का ठिकाना नहीं है। जू नेनियन की फैक्ट्री में नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना भी उपलब्ध था। कैफेटेरिया फैक्ट्री के भीतर स्थित था और वहां काम करने वाले वे लोग थे जिन्होंने पहले अनुबंध के तहत अपनी जमीन जू नेनियन को बेच दी थी। कैफेटेरिया में काम करना लाभ पाने का सबसे अच्छा स्थान था, खासकर इसलिए क्योंकि बचा हुआ खाना वे अपने परिवार के लिए घर ले जा सकते थे। हालांकि यदि वे अनुचित लाभ उठाना चाहते थे तो ये काफ़ी कठिन होगा, क्योंकि ओल्ड मैडम जू उस क्षेत्र की प्रभारी थीं। किराने का सामान खरीदते समय बूढ़ी मैडम हमेशा चीज़ों पर नज़र रखने के लिए पीछे पीछे चलती थीं। फैक्ट्री का निर्माण हो चुका था और इससे पहले कि शू नेनियन बाहर से श्रमिकों की भर्ती शुरू करते, अन्य गांवों के लोग जिन्होंने ये खबर सुनी थी पूछताछ करने के लिए आने लगे। इस युग में जब टेलीफोन व्यापक रूप से सुलभ नहीं थे, संचार असुविधाजनक था। अतिरिक्त आदेशों के लिए ली शान का अनुरोध प्राप्त करने के बाद जू नेनियन को जू एरहोंग को सूचित करने के लिए अपनी साइकिल पर वापस गांव जाना पड़ा। शू होंग का घर, जिसमें 5 बड़े टाइल वाले कमरे थे, पहले से ही बनकर तैयार था और परिवार अपने पुराने घर से इस नए निवास में स्थानांतरित हो गया था। बूढ़ी मैडम के शब्दों में कारखाने पर नज़र रखने के लिए यहाँ रहना जरूरी था, कहीं कोई चोर चोरी करने की कोशिश न करे। जू होंग इस बात से पूरी तरह सहमत थे और जू जिकियांग भी यहीं रहते थे, क्योंकि फैक्ट्री के प्रबंधन के काम के कारण नानचेंग काउंटी से आना जाना उनके लिए बहुत असुविधाजनक था।
हालांकि जू जिकियांग और जू अहोन के लिए कार्यभार वास्तव में भारी नहीं था, क्योंकि वे मुख्य रूप से कार्यालय में ही रहते थे। जब भी कारखाने में कोई समस्या होती या कोई आवश्यकता होती तो इसकी सूचना उन्हें दी जाती। जू अहोन और जू जिकियांग एक ही कार्यालय साझा करते थे। जू नेनियन का भी अपना कार्यालय अंदर ही था, हालांकि वह कभी कभार ही वहां आती थी। जू नेनियन ने जू एरहोन को सूचित किया था कि एक सप्ताह के भीतर लियूएसू के 120,000 टुकड़े का उत्पादन किया जाना आवश्यक है। नानचेन काउंटी लौटने के एक दिन से भी कम समय बाद अगले दिन ली शान का फोन आया। ली शान, जो आमतौर पर बहुत शांत रहती हैं, उत्साहित होते हुए बोली, मिस जू, मैं ऑर्डर में 40,000 और टुकड़े जोड़ रही हूँ। आप उन सभी को एक साथ पूरा कर सकती हैं और फिर किसी को उन्हें हमारे पास पहुँचाने के लिए कह सकती हैं। ली शान की आवाज़ में उत्साह सुनकर जू नेनियन ने जिज्ञासा से भौहें उठाईं और पूछा, आज आपने कितने बेचे? 4,000 टुकड़े, ली शान ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया और सीधे जू नेनियन के साथ संख्या साझा की। बोलते समय उसकी आवाज़ भी कांप रही थी। उस समय का दृश्य बहुत ही चौंकाने वाला था। 4,000 टुकड़े! जू नेनियन भी चौंक गया। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने अनुमान लगाया था कि लियूएसू हाइशी के बाजार में सनसनी पैदा कर देगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना लोकप्रिय हो जाएगा। ध्यान रखें कि वे 50 सेंट प्रति पीस के हिसाब से बिक रहे थे। लेकिन स्थिति को देखते हुए ये बात बहुत अधिक अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं लगती, क्योंकि यह हाइशी था, एक ऐसा स्थान जिसकी तुलना नानचेंग जैसे छोटे काउंटी से नहीं की जा सकती थी। उस पक्ष के लोगों की प्रति व्यक्ति व्यय क्षमता सामान्यतः अधिक होती है। इसके अलावा ली शान और सुन कियांग की स्थिति को देखते हुए ये निश्चित रूप से एक छोटी सी दुकान खोलने जितना सरल नहीं है। सुन कियांग और ली शान चतुर व्यवसायी के प्रतीक हैं। उनकी बुद्धि के साथ साथ लियूएसू की प्रतिष्ठा को देखते हुए एक ही दिन में 4,000 टुकड़े बेचना वास्तव में कठिन नहीं है। प्रत्येक लियूएसू का वजन लगभग एक जिन का छठा हिस्सा होता है, इसलिए 4,000 टुकड़े केवल लगभग 640 जिन के होंगे। मेरा मानना है कि वहाँ लोग जिन के दम पर खरीदारी करते हैं। आखिरकार हम हाई शहर की ही बात कर रहे हैं। समुद्र में व्यापार के लिए बहुत से लोग जाते हैं और मानव यातायात नानचेन काउंटी की तुलना में न जाने कितने गुना अधिक है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यह अभी भी इस शर्त के अधीन है कि ली शान के पास विशेष विक्रय अधिकार हैं। हाई शहर इतना बड़ा है कि अगर ली शान और उनके पति सचमुच वहां के पूरे बाजार पर कब्जा कर लें तो मुनाफा अकल्पनीय होगा। ये सोचते हुए जू नेनियन को अचानक खुशी का एहसास हुआ। हाई सिटी के पूरे बाजार पर कब्जा करना, यह इतने सारे अवसरों को जब्त करना है। शू नेनियन की मनोदशा को व्यक्त करने के लिए अब खुश शब्द पर्याप्त नहीं था। ऐसा महसूस करते हुए कि वह दूर तैरने वाली है, उत्साहित जू नेनियन ने अपना मुंह ढक लिया और लिविंग रूम में उत्साह से उछलने लगी। ली शान ने जू नेनियन से यह भी कहा कि वह जल्दी से शेष 100,000 लियूएसोस बनाकर उसके पास भेज दे। वह चिंतित थी कि 60,000 लियूएसोस का पहला बैच आधे महीने भी नहीं चलेगा। जू नेनियन ने खुशी खुशी सहमति जताते हुए कहा कि वह उन्हें 10 दिनों के भीतर भेज देंगी। हाई सिटी के बाजार पर कब्जा करने से 10 नानचेन काउंटियों पर कब्जा करने से अधिक धन कमाया जा सकता है। जिनयू अभी अध्ययन कक्ष से बाहर आया ही था कि उसने देखा कि उसकी पत्नी फोन को मुंह पर लगाए हुए थी और उत्तेजना में इधर उधर उछल रही थी। इसमें इतना उत्साहवर्धक क्या है? जिनयू नीचे गई और जू नेनियन को पीछे से गले लगा लिया। वह ली शान से बात करने में व्यस्त थी, इसलिए उसे कोई आपत्ति नहीं हुई। जब उसने देखा कि उसने फोन रख दिया है तो जिनयू झुककर उसके कान में फुसफुसाया, इसमें इतना रोमांचकारी क्या है? उत्साहित जू नेनियन ने मुड़कर जिनयू की गर्दन को गले लगा लिया और उसके होठों के कोने पर एक मजबूत चुंबन लगाने के लिए पंजों पर खड़ी हो गई। जिनयू, मैं पैसा कमाने जा रहा हूँ, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा पैसा। उसकी प्रसन्नता भरी हंसी ने आसानी से जिनयू को प्रभावित कर दिया, जिसने मुस्कुराते हुए उसके गाल पर चुटकी ली, क्या तुम हमेशा से पैसा नहीं कमा रही हो? जू नेनियन ने अपना सिर हिलाया और गुनगुनाया, यह अलग है, इस बार मैं बहुत पैसा कमा सकता हूँ। जू नेनियन ने रोमांचित होकर जिनयू को फिर से चूमा, मैं भविष्य में तुम्हारा समर्थन करूंगा। जू नेनियन इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट थे कि हाई सिटी के बाजार पर कब्जा करने का क्या मतलब है। भविष्य में हाई सिटी वह शहर होगा जहां हर कोई विकास करना चाहेगा। पुनर्जन्म से पहले उसने ऐसा लाभ पाने का सपना भी नहीं देखा था। उसकी चमकदार मुस्कान को देखकर जिनयू ने टस्क किया, उसके पैर उठाए और उसे उठा लिया। क्या आपके पति को अभी भी आपकी ज़रूरत है कि आप उनकी ज़रूरतें पूरी करें? जू नेनियन ने अपने पैरों को जिनयू की कमर के चारों ओर लपेट लिया, खुशी से अपना सिर हिलाया। उसकी चमकदार आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं, शानदार ढंग से चमक रही थीं। बिल्कुल नहीं, जो तुम्हारा है वह मेरा है और जो पैसा तुम कमाते हो वह भी मेरा पैसा है। भविष्य में खाने पीने और खर्च करने के लिए क्या सारा पैसा मेरा ही नहीं होगा? तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आपका समर्थन कर रहा हूँ? जिनयू ने उसकी ओर देखा। अगर उसने ध्यान से सुना तो उसकी बातें समझ में आईं।
उसकी मुस्कुराहट धूल थी, मानो कोई छोटी लोमड़ी हो जिसने अभी अभी कोई उपहार चुराया हो, और जैसे ही उसने ये कहा, वह उसे फिर से चूमने के लिए आगे बढ़ी। वह बहुत जीवंत थी, उसकी आमतौर पर शर्मीली छोटी पत्नी के विपरीत। जिनयू ने एक हाथ से उसके नितंबों को ऊपर उठाया और दूसरे हाथ से उसकी ठुड्डी को पकड़कर इधर उधर हिलाया। क्या यह अभी भी मेरी पत्नी है? जू नैनियन ने उसका चेहरा पकड़ लिया, उसकी मुस्कान चमकदार और आकर्षक थी। वह झुकी और जिनयू के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और खिलखिलाती आवाज में बोली, नहीं, आपने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया है। आपकी पत्नी इतनी सुंदर नहीं है। उसकी आकर्षक छोटी परी जैसी हरकत से उत्तेजित होकर जिनयू ने उसे गले लगा लिया और कॉफी टेबल पर चढ़ गया, जिससे वह उसके एक पैर पर बैठ गई। उसके सिर के पीछे से पकड़कर वह नीचे झुका और उसे चूमा। एक संक्षिप्त चुंबन के बाद जिनयू ने अपनी गहरी आंखों से उसकी ओर देखा। उसके होठों पर एक मुस्कान थी। कौन कहता है कि मेरी पत्नी इतनी सुंदर नहीं है? मेरी पत्नी न केवल सुंदर है, बल्कि वह सक्षम भी है। अंतिम शब्द सक्षम जिनयू द्वारा गहन अर्थ के साथ बोला गया था। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, वह फिर से जू नैनियन को चूमने के लिए झुका, और इस बार यह सिर्फ एक चुंबन नहीं था। उसके नाजुक गुलाबी होंठों को पकड़कर जिनयू ने उसे जोश से चूमा, और जू नैनियन अपनी आंखें आधी बंद करके मुस्कुरा रही थी, एक बढ़ते हुए अर्धचंद्र की तरह, शरारती और जीवंत लग रही थी। उसके हाथ जिनयू के कंधों पर लिपटे हुए थे और वह भावुकता से उसे जवाब दे रही थी। उसकी प्रतिक्रिया को महसूस करते हुए जिनयू के दिमाग में एक विचार कौंधा, ये छोटी परी। जैसे ही वह लड़की को एक अच्छा सबक देने वाला था, अचानक उसके पीछे से एक चिकनी आवाज आई जिसमें सस्तेपन का रंग था। ओह, माफ करना, मैंने कुछ नहीं देखा, आप लोग आगे पढ़ सकते हैं। जिन रुयांग चाय का कप पकड़े हुए रसोई के दरवाजे की चौखट पर टिका हुआ था। उसके लंबे सीधे पैर मुड़े हुए थे, उसका पैर दरवाजे की चौखट पर टिका हुआ था। वह जिनयू और जू नैनियन को एक ऐसी मुस्कान के साथ देख रहा था जो वास्तव में मुस्कान नहीं थी। उसकी आवाज सुनकर जू नैनियन पूरी तरह से चौंक गया। उसके गाल तुरंत लाल हो गए। उसने जल्दी से अपना सिर जिनयू की छाती में छिपा लिया। उसका बड़ा हाथ उसके सिर के पीछे जकड़ा हुआ था, क्योंकि वह जानता था कि वह शर्मीली है। जिन रुयांग की ओर देखते हुए जिनयू ने अशिष्टता से कहा, अंदर जाओ। जिन रुयांग ने असहाय होकर अपने हाथ फैला दिए, ये देखकर कि जू नैनियन वास्तव में कितनी शर्मिंदा थी, और उसे चिढ़ाना जारी नहीं रखा। चाय का कप अपने होठों से लगाकर जिन रुयांग ने धीरे से एक घूंट लिया और इत्मीनान से मुड़कर रसोई में चला गया और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। ठीक है, वह चला गया। जिनयू ने जू नैनियन की पीठ थपथपाई और उससे कहा, उसकी परवाह मत करो, चलो आगे बढ़ते हैं। जारी रखना, जू नैनियन ने गुस्से में कहा। उसकी मुठ्ठियां उसकी छाती पर जोर से टकरा रही थीं। क्या उसे यह एहसास नहीं हुआ कि जिन रुयांग उनसे बचने के लिए अस्थायी रूप से रसोई में घुस गया था? जारी रखो, जारी रखो। क्या एक मूर्ख भूत, ये बेवकूफ़, इसका दिमाग गंदे विचारों से भरा है। मुझे तुमसे कोई परेशानी नहीं है। जू नैनियन ने उसे घूरा, उसकी गोद से कूद पड़ी और शर्माते हुए वापस ऊपर की ओर भाग गई। उसकी बादाम के आकार की आंखें चमक उठीं, और जिस चमक से उसने उसे घूरा, उससे जिनयू पूरी तरह से कमजोर महसूस करने लगा। धिक्कार है जिन रुयांग पर, हमेशा अपने अच्छे पलों को बर्बाद कर देता है। क्या वह थोड़ी देर और रसोई में नहीं रुक सकता था? जू नैनियन को रसोई से ऊपर की ओर दौड़ते हुए सुनकर जिन रुयांग मुस्कुराया, दरवाजा खोला और जिनयू की ओर चला गया। उसने अपने हाथ में एक और चाय का कप लिया और जिनयू के पास गया, उसे चाय का कप थमाते हुए। उसकी मुस्कान उसे चिढ़ा रही थी। जिनयू, मैंने देखा है कि तुम हाल ही में अधिक से अधिक अनैतिक हो गए हो। उज्ज्वल आकाश के नीचे और दिन के उजाले में आप मेरे सामने लिविंग रूम में अपनी पत्नी के साथ गले मिल रहे हैं और लिपट रहे हैं। जिनयू के घृणित भाव को देखकर जिन रुयांग ने उसके कंधे पर थपथपाया। भाई, क्या तुम जानते भी हो कि शर्म क्या होती है? यदि आप ऐसा नहीं भी करते तो कम से कम अपनी छोटी भाभी की भावनाओं का तो ख्याल रखें। आप जानते हैं कि महिलाओं की त्वचा पतली होती है। अपने काम से काम रखो। तुम अपने लिए पत्नी क्यों नहीं ले लेते? सारा दिन स्त्रियों के बीच घूमते रहते हो और अभी तक बिना पत्नी के हो, फिर भी तुम मुझे उपदेश देते हो। यदि जिन रुयांग के पास अभी भी मिशन न होता तो जिनयू उसे राजधानी वापस भेजना चाहता। वह यहाँ बहुत ही ज्यादा दखलंदाजी करने वाला था, न केवल दखलंदाजी करने वाला बल्कि एक उपद्रवी भी। क्या यह अच्छा नहीं होता यदि यह आदमी आसपास न होता? अपनी पत्नी की एक ही आकर्षक निगाह से वह किसी भी समय उस पर झपट सकता था और जो चाहे कर सकता था। इस आदमी के आसपास होने के कारण उसे अपने कार्यों पर विचार करना पड़ा। जिन रुयांग ने तसक तसक किया और अपना सिर हिलाया। तुम मुझे इतने निराश क्यों लग रहे हो? जिनयू ने उसे देखा। तुम्हें अब इसका एहसास हुआ है? जिन रुयांग ने असहायता से कंधे उचकाए। मैं हाल ही में बहुत ऊब गया हूँ, आपको परेशान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उस आदमी ने कोई कदम नहीं उठाया है और ये जियांगटियन ने भी उससे मुलाकात नहीं की है।
जैसे ही उसने यह बात कही, जिनरुयांग की अभिव्यक्ति बहुत गंभीर हो गई, फिर पलक झपकते ही उसकी निगाहें बदल गईं। ये कामुकतापूर्ण हो गया, उसके सुरुचिपूर्ण और परिष्कृत आवरण के नीचे फुहरता की एक हवा उभर आई। उसने जिनयू को आंख मारते हुए कहा, मेरे पास अभी करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं केवल तुम्हें परेशान कर सकता हूँ। यदि आप सचमुच मुझे अप्रिय पाते हैं तो मुझे कुछ सुंदरियों के साथ स्थापित कर दीजिए। आप इतने लंबे समय से नानचेंग काउंटी में हैं, आपको पता ही होगा कि स्थानीय सुंदरताएं कहाँ हैं। आप मुझे उनमें से कुछ से परिचित क्यों नहीं कराते? या फिर उनका परिचय मत कराए, बस मुझे बताइए कि वे आमतौर पर कहाँ घूमते हैं और मैं उनसे संयोगवश मुलाकात कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी तरह आलसी नहीं हूँ। जिनयू ने जिनरुयांग के चेहरे पर अपना हाथ रखा और उसे दूर धकेल दिया। उसने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह मुड़ा और सीढ़ियों की ओर चल पड़ा और ऊपर जाकर अपनी पत्नी को गले लगाने, दुलारने, चुटकी काटने और दबाने की योजना बना रहा था। अरे जिनयू, आपको 4 महीने से भी कम समय में राजधानी में वापस रिपोर्ट करना है, क्या आप अपनी छोटी भाभी को पहले से नहीं बताना चाहती? जिनयू ने अपनी चाल नहीं रोकी, उसकी शांत आवाज़ वापस आई, यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। जिनरुयांग ने असहायता से कंधे उचकाए, अपनी चाय पी, कप को कॉफ़ी टेबल पर रखा और अपना गिलास लेकर घर से बाहर निकल गया। जब जिनयू कमरे में वापस आया तो उसने पाया कि जू नैनियन फिर से कंबल में दुबक गया था। जिनयू को यह देखकर बड़ा मज़ा आया। जब भी उसे शर्म आती थी, वह लड़की हमेशा कवर के नीचे छिप जाती थी। उसके छोटे पैरों को बाहर झांकते देख जिनयू हंस पड़ा। उसे नहीं पता था कि कवर के नीचे वास्तव में सबसे खतरनाक जगह थी। न्यानियन, उसने कर्कश आवाज में कहा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, कवर उठाया और जू न्यानियन को ऊपर खींच लिया। हाँ कहकर जू नैनियन ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। तुम क्या कर रहे हो? जिनयू ने आंखें सिकोड़कर उसकी ओर देखा। उसकी आवाज़ धीमी थी। आज तुम बहुत खुश हो, है ना? जू नैनियन चौंका। उसने अचानक ऐसा क्यों पूछा? लेकिन आज वह सचमुच बहुत खुश थी, क्योंकि उसने समुद्र तटीय शहर में बाजार सुरक्षित कर लिया था। वह कैसे नहीं हो सकती? हालांकि वह सोच रही थी कि जिनयू अचानक ऐसा सवाल क्यों पूछेगा, लेकिन जू नैनियन ने उसे पूरी ईमानदारी से जवाब दिया। खुश, बहुत खुश। क्या ऐसा है? जिनयू की उंगलियां उसके बालों के साथ खेल रही थीं। उसकी कर्कश आवाज़ अविश्वास की सीमा पर थी। तो चलो कुछ और अधिक आनंददायक करें, क्या हम? इससे भी अधिक आनंददायक कुछ। जू नैनियन अभी भी सोच रही थी कि सबसे आनंददायक चीज़ क्या हो सकती है, जब अगले ही पल उसने अचानक भारहीन महसूस किया, क्योंकि जिनयू ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे वैनिटी के ऊपर रख दिया। आप क्या कर रहे हो? आप क्या सोचते हैं? यह महसूस करते हुए कि वह क्या करने का इरादा रखता है, जू नैनियन के मन में एक मौन श्राप आया। यह शापित आदमी कितना अजीब बुत है। जल्द ही जिनयू ने उसे और अधिक व्यंग्य करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। आज संयोग से वह दिन था जब डू वेनवेन के पारिवारिक स्टोर ने लाभांश वितरित किया। जू नैनियन पहले पैसे लेने के लिए उनकी दुकान पर गए थे। इस महीने डू वेनवेन के परिवार ने लगभग 5,000 युआन की बिक्री की थी और लागत घटाने के बाद शुद्ध लाभ 3,000 युआन था। इस भयानक आय ने डू वेनवेन और उसकी मां दोनों को पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया। मां डू, जो स्वभाव से डरपोक थी, को डर था कि अगर उसने लालच में आकर पैसे जेब में डाल लिए और जू नैनियन को पता चल गया तो उन्हें मक्खन सॉस और गुप्त शोरबा की आपूर्ति बंद हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कोई भी गलत आंकड़ा बताने की हिम्मत नहीं की और ईमानदारी से अपनी कमाई घोषित की। जू नैनियन, जो 30% के हकदार थे, 3,000 में से 900 युआन लेंगे। यद्यपि 900 युआन उसकी वर्तमान आय की तुलना में कुछ भी नहीं था, फिर भी शू नैनियन ने इसका तिरस्कार नहीं किया, क्योंकि यह पैसा बहुत आसानी से आया था। उसे सिर्फ नकदी इकट्ठा करनी थी और कुछ नहीं। और 900 युआन भी कोई छोटी रकम नहीं थी। चूंकि डू वेनवेन ने शू नैनियन के साथ एक गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, इसलिए आज तक मां डू को भी नहीं पता था कि उनकी बेटी क्या कर रही थी। डू वेनवेन ने उसे केवल इतना बताया था कि वह जू नैनियन की कुछ काम में मदद कर रही थी। पैसे लेने के बाद जू नैनियन अपनी दुकान पर लौट आए। भोजन का समय नहीं था, फिर भी दुकान ग्राहकों से भरी हुई थी। व्यापार इतना अच्छा था कि यह बेतुकेपन की सीमा पर पहुंच गया। यदि भोजन के समय के अलावा इतने सारे ग्राहक हों तो भोजन के समय क्या होगा? जू नैनियन को विश्वास से परे आश्चर्य हुआ। ऐसा लग रहा था कि अब दुकान का विस्तार करने पर विचार करने का समय आ गया है। यान कुई हुआ काम में व्यस्त था। जू नैनियन ने उसे परेशान नहीं किया, लेकिन जब जू दावेई ने जू नैनियन को अंदर आते देखा तो उसने जल्दी से उसे महीने के पैसे देने के लिए बुलाया। जू नैनियन ने पैसे गिने। कुल मिलाकर यह 8,000 युआन से अधिक था, निश्चित रूप से लागत सहित। लागत को छोड़कर ये 5,000 युआन से थोड़ा अधिक था। 1980 के दशक में 5,000 युआन वास्तव में एक बड़ी रकम थी। जू दावेई ने जू नैनियन को 8,000 युआन दिए तथा ग्राहकों को देने के लिए कुछ छुट्टे पैसे अपने पास रख लिए।
जू नेनियन पैसे लेकर बैंक गईं, एक नया खाता खोला, पैसे जमा किए और फिर बैंक बुक लेकर जू दावेई के पास लौट आईं। नियानियन को सौंप दिया। बेबी नियान, आप क्या कर रहे हैं? जू नेनियन ने जू दावेई का हाथ स्नेहपूर्वक पकड़ लिया, उसके कंधे पर झुक गई और छेड़खानी करने लगी। पिताजी, अब से पासबुक आपके और माँ के पास रहेगी। दुकान से जो पैसा कमाया है उसे यहीं रखो और जैसे चाहो खर्च करो, बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब जू दावेई ने यह सुना कि ऐसा नहीं होगा तो उसने जल्दी से पासबुक वापस जू नेनियन के हाथों में थमा दी। आप क्या बकवास कर रहे हैं? क्या मैं और तुम्हारी माँ इतना पैसा खर्च कर सकते हैं? ये आप ले लो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम भविष्य में भी जिकियांग, जिचेंग और डोयू को रखेंगे, इसे उनकी शादी के खर्च के लिए बचा कर रखेंगे, जू नेनियन ने कहा। लियूयूसू बनाने के बाद वह और भी अधिक पैसा कमा सकेगी। अपने माता पिता और भाइयों को बटर नूडल हाउस देते हुए जू नेनियन को बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ। आखिरकार ये वे लोग थे जिन्हें वह प्यार करती थी। जू नेनियन ने यही सोचा था, लेकिन जू दावेई ने इसे उस तरह से नहीं देखा। ये धन उनकी बेटी द्वारा कमाया गया था और उनका परिवार उनकी बेटी की सफलता का आनंद ले पा रहा था। उन्हें वह रुचिकर चोकर नहीं खाना पड़ रहा था और वे इतना अच्छा जीवन जी रहे थे। ये पहले से ही कई जन्मों के आशीर्वाद से अर्जित किया गया था। वह अपनी बेटी से इतना पैसा कैसे ले सकता था? इसके अलावा उन्हें इतनी अधिक आवश्यकता भी नहीं थी। जू दावेई ने जू नेनियन को पासबुक लौटाने पर जोर दिया, लेकिन जू नेनियन ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। काफ़ी समझाने के बाद आखिरकार उसने उसे मना लिया, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी रकम को अपने पास रखना जू दावेई के लिए असहज महसूस हो रहा था। अंत में यान कुइहुआ अपना काम पूरा करने के बाद बातचीत में शामिल हो गई और काफ़ी दबंगई से बोली, अगर लड़की आपको इसे पकड़ने के लिए कहती है तो बस इसे पकड़ो। हमारी लड़की को अब पैसों की कोई कमी नहीं है। यान कुइहुआ की सोच सरल थी। अब चूंकि उनकी बेटी के पास पैसा था, इसलिए माता पिता के रूप में वे भी बहुत कंजूस नहीं हो सकते थे। इसके अलावा पैसा उनके पास जमा था और अगर कभी ऐसा दिन आया कि उनकी बेटी को इसकी आवश्यकता हुई तो यान कुइहुआ इसे जू नेनियन को सौंपने के लिए तैयार होगा। ये सिर्फ सुरक्षित रखने के लिए एक अलग जगह थी, बस इतना ही। मेरी माँ सचमुच बहुत प्रभावशाली हैं, जू नेनियन ने मुस्कुराते हुए कहा। जू दावेई ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, तो आपके पिताजी आपके सर्वोत्तम हित के बारे में सोचते हुए गलत थे? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पिताजी मुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं, जू नेनियन ने मुस्कुराते हुए कहा। दुकान में कुछ देर बिताने के बाद जू नेनियन ने जू दावेई के दो छोटे भाइयों की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछा। जू दावेई ने जू नेनियन को बताया कि जू जिचेंग के ग्रेड में काफ़ी सुधार हुआ है और वह अब कक्षा की गति के साथ चल सकता है। इतना बड़ा सुधार इसलिए भी हुआ क्योंकि चेन शियाओरो हर शाम जू जिचेंग को साक्षरता सिखाने पर जोर दे रही थी। इसके अलावा जू जिचेंग स्वयं भी बहुत बुद्धिमान था और आमतौर पर चीज़ों को बहुत जल्दी सीख लेता था। जहाँ तक जू डोयू के प्रदर्शन की बात है तो वह प्रीस्कूल था, इसलिए ये कहना कठिन था कि वह अच्छा है या बुरा, लेकिन वह पहले से अधिक जीवंत हो गया था। अब वह सिर्फ एक शरारती छोटा बदमाश था। अब तो उसने यान कुइहुआ से बात करने की भी हिम्मत कर ली। जू दावेई को ये कहते हुए सुनकर कि जू डोयू ने यान कुइहुआ से बात करने की हिम्मत की, जू नेनियन को आश्चर्य हुआ। वाह, हमारी छोटी डोयू काफ़ी सक्षम हो रही है। तुम लड़की, क्या तुम अपनी माँ का उपहास कर रही हो? यान कुइहुआ ने मनोरंजन के साथ कहा। जू नेनियन को पता था कि यान कुइहुआ नाराज नहीं होगी और उसने उस पर अपनी जीभ निकाली। मुझे तुम्हारा उपहास करने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी माँ बहुत अच्छी हैं। जू डोयू और जू जिकियांग, ये दोनों भाई अब स्कूल खत्म होते ही अपना बैग लेकर दुकान की ओर दौड़ पड़ते थे। यान कुइहुआ और जू दावेई का काम खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद उन्हें साथ में घर वापस ले जाया जाएगा। जू दावेई को चेन शियाओरो द्वारा लगातार जू जिचेंग को पढ़ना सिखाने के बारे में बात करते हुए सुनकर जू नेनियन को अचानक कुछ याद आ गया। अब चूंकि जू जिकियांग कारखाने में काम कर रहा था और वहीं रहकर कारखाने का प्रबंधन कर रहा था, चेन शियाओरो काफ़ी समय तक जू जिकियांग से नहीं मिल पाएगी, है ना? जैसे ही जू नेनियन इस बारे में सोच रहा था, यान कुइहुआ ने कहा, बेबी न्यान, क्या तुम आज वापस ग्रामीण इलाकों में जा रहे हो? हाँ, हाइशी के साझेदारों ने लियूयूसू के लिए अतिरिक्त ऑर्डर देने के लिए फ़ोन किया। मुझे वापस जाकर अंकल अहोन को सूचित करना होगा। यान कुइहुआ ने तुरंत कहा, तो फिर आप जियाओ रॉ को अपने साथ जिकियांग से मिलने ले जाए। इतनी अच्छी लड़की है, हम उस लड़के को जाने नहीं दे सकते। जू नेनियन ने डू वेनवेन और चेन शियाओरो के लिए रसोई घर सहित एक अलग अपार्टमेंट किराए पर लिया था, जहां वे हर दिन बटर सॉस और गुप्त शोरबा बनाते थे। वहां पहले से ही बटर सॉस का बड़ा भंडार था, जबकि गुप्त शोरबा को प्रतिदिन ताज़ा बनाना पड़ता था। डू वेनवेन के वहां होने से यह काफ़ी था और चेन शियाओरो कुछ दिन की छुट्टी ले सकता था। ये सुनकर जू नेनियन भी सहमत हो गया। वह अपने भाई के रोमांटिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी वह जहां भी संभव हो मदद करने को तैयार थी।
आखिरकार जू जिकियांग ने चेन शियाओरो के लिए कोई नापसंदगी नहीं दिखाई थी, शायद उसकी थोड़ी सी मदद से दोनों वास्तव में एक साथ हो सकते हैं। हालांकि उसकी सहायता केवल चेन शियाओरो को अपने छोटे भाई के साथ समय बिताने का अवसर देने में मदद कर रही थी, और बाकी सब चेन शियाओरो पर निर्भर था। यान क्विहुआ की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद जू नेनियन दुकान से बाहर निकल गई और सीधे उस स्थान पर गई जहां चेन शियाओरो और डू विनविन थे, और चेन शियाओरो को अपने साथ ले गई। चेन शियाओरो डरते डरते शू नेनियन के पीछे चली गई और काफी देर बाद उसने आखिरकार शू नेनियन से पूछा, नेनियन, हम कहाँ जा रहे हैं? ओह, मैंने अपनी माँ से सुना है कि हाल ही में बटर सॉस का काफ़ी भंडार हो गया है, और डू विनविन के यहाँ होने से अभी के लिए सब ठीक रहेगा। मैंने जिकियांग से फैक्ट्री के प्रबंधन में मदद मांगी है और उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। उसे पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप पहले कुछ दिनों के लिए कारखाने में जाएं और जिकियांग को सिखाएं, उसे और अधिक सीखने में मदद करें, जू नेनियन ने समझाया। जिकियांग। चेन शियाओरो का चेहरा तुरंत लाल हो गया, वह उत्साह से जू नेनियन की ओर देख रही थी। न्यानियन, क्या तुम सच में मुझे जिकियांग से मिलने ले जाओगे? देखा, जू नेनियन ने चेन शियाओरो के विचारों को न समझने का नाटक करते हुए उलझन से पूछा, मैं बस यही चाहता हूं कि आप उसे और अधिक ज्ञान प्राप्त करना सिखाएं। तभी चेन शियाओरो को एहसास हुआ कि उसने अपनी उत्तेजना के कारण लगभग वह बात प्रकट कर दी थी जो उसके मन में थी। उसने जल्दी से अपना सिर नीचे किया और धीरे से कहा, मैंने गलत बोला। हाँ, ये जिकियांग को पढ़ाई सिखाने के लिए है। नेनियन, क्या तुम सचमुच मुझे जाने दे रहे हो? चेन शियाओरो की उत्सुकता देखकर जू नेनियन मुस्कुराया और सिर हिलाया। बेशक, लेकिन आप ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते। बाद में आपको बटर सॉस और डू विनविन के साथ गुप्त सूप बनाने के लिए काउंटी में वापस आना होगा, जू नेनियन ने कहा। हालांकि चूंकि अब हमारे पास इतना बटर सॉस जमा हो गया है, यह आपके लिए वहां 10 दिन या उससे अधिक समय तक रहने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। तुम्हें जिकियांग को अच्छी तरह से पढ़ाना होगा, ठीक है? यदि आपको कोई सामग्री खरीदनी हो तो मुझे बताइए, मैं उसे खरीदकर आपके पास भेज दूंगा। 10 दिन। चेन शियाओरो रोमांचित थी, उसने खुशी से जू नेनियन का हाथ पकड़ लिया। क्या मैं वहां 10 दिन तक रह सकती हूँ? जू नेनियन ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। वह मुस्कुराई, प्रसन्न हुई। ऐसा लगता है कि यह लड़की चेन शियाओरो वास्तव में अपने लकड़ी के सिर वाले भाई की बहुत परवाह करती थी। क्या हुआ, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है? क्या आप ग्रामीण इलाकों में नहीं जाना चाहते? जू नेनियन ने जानबूझकर चिढ़ाते हुए कहा। इस बात से अनजान कि जू नेनियन मजाक कर रही थी, चेन शियाओरो को डर था कि वह बहुत धीरे धीरे समझाएगी और जू नेनियन अपना मन बदल लेगी। उसने जल्दी से स्पष्ट किया, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं जाना चाहती हूँ। बोलने के बाद चेन शियाओरो का चेहरा गहरे लाल रंग में बदल गया। शर्मिंदा होकर उसने नीचे देखा। जू नेनियन ने उसे और अधिक तंग नहीं किया। चेन शियाओरो को अपने साथ गांव में ले जाते हुए वे कई लोगों के पास से गुजरे जिन्होंने जू नेनियन को देखते ही गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। आखिरकार जू नेनियन अब पूरे गांव में एक प्रमुख परिवार था। जू नेनियन ने विनम्रता से जवाब दिया और वे जल्दी से कारखाने की ओर चल पड़े। जू नेनियन आगे आगे चल रही थी, चेन शियाओरो उसके पीछे पीछे आज्ञाकारी ढंग से चल रही थी। जैसे ही वे कारखाने में दाखिल हुए, कुछ श्रमिकों ने जू नेनियन को देखा और उत्साहपूर्वक उनका अभिवादन किया। नमस्ते, बॉस। अंदर मौजूद सभी मजदूर शू नेनियन के ही गांव के साथी ग्रामीण थे। अचानक बॉस कहलाने से जू नेनियन को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह मुस्कुराई और सिर हिलाया, फिर पूछा, डिप्टी मैनेजर कहाँ है? जवाब आया, कार्यालय में। इसके बाद जू नेनियन ने चेन शियाओरो को कार्यालय में ले जाया और अंदर जाने से पहले जू नेनियन ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से जू जिकियांग की परिपक्व किंतु युवा आवाज आई, अंदर आइए। लंबे समय से छूटी हुई आवाज सुनकर चेन शियाओरो इतनी उत्साहित हो गई कि उसे समझ नहीं आया कि वह अपने हाथ कहाँ रखे। वह दरवाजे की ओर घूरती रही। जू नेनियन ने दरवाजा खोला और अंदर चले गए। कार्यालय लगभग 50 वर्ग मीटर का था, जिसके दोनों ओर एक एक डेस्क थी। वे जू अहोंग और जू जिकियांग के डेस्क थे। उस समय शू अहोंग की मेज खाली थी, केवल शू जिकियांग अपनी मेज के पीछे बैठा था। यहाँ तक कि डेस्क पर एक बोर्ड भी लगा था जिस पर लिखा था डिप्टी मैनेजर। जू नेनियन को अंदर आते देख जू जिकियांग उत्साह से अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और खुशी से बोला, बहन, तुम यहाँ हो। वह ये देखने में पूरी तरह से विफल रहा कि चेन शियाओरो शू नेनियन के पीछे आ रही थी। जू नेनियन असहाय होकर मुस्कुराया, अंकल एर कहाँ हैं? अंकल एर कुछ सामान खरीदने शहर गए थे, जू जिकियांग ने कहा। चूंकि जू अहोंग आसपास नहीं थे, इसलिए जू नेनियन ने जू जिकियांग को ये कार्य सौंपने का फैसला किया। बाद में उन्हें 40,000 और लियुएसू के लिए एक ऑर्डर जोड़ने का निर्देश दें। ये सुनकर कि एक और आदेश आया है, जू जिकियांग बहुत खुश हुआ।
उन्हें कुछ दिन पहले ही 120,000 लियूयूसु का ऑर्डर मिला था और अब 40,000 का और ऑर्डर मिला है। वह कैसे रोमांचित नहीं हो सकते थे। वैसे मैं जियाओ रॉ को अपने साथ नीचे लाया हूँ। अब आप उप प्रबंधक हैं और आपको और अधिक सीखने की आवश्यकता है। मैंने जियाओ रॉ को नीचे आने और आपको सिखाने के लिए कहा है। आप उनसे वह सब कुछ पूछ सकते हैं जो आपको समझ में नहीं आता है, जू नेनियन ने कहा। उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, बहन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्या उसे अभी भी बटर सॉस नहीं बनाना है? अगर वह मुझे सिखाने आएगी तो बटर सॉस कौन बनाएगा? अगर मुझे नहीं पता कि कैसे, तो मैं दूसरे चाचा से पूछ सकता हूँ। जू नेनियन। वास्तव में वह तुरंत यह नहीं बता सकी कि क्या जू जिकियांग चेन शियाओरो को अस्वीकार कर रहा था या वह पूरी तरह से अनजान था। जू नेनियन ने सहज रूप से चेन शियाओरो की ओर देखा और यह स्पष्ट था कि जू जिकियांग के शब्दों ने चेन शियाओरो को निराश कर दिया था। उसके सामने लटके हुए दोनों हाथ घबराहट से आपस में उलझे हुए थे। उसने जू जिकियांग की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं की, न ही उसने उसके शब्दों का खंडन करने की हिम्मत की। जू नेनियन ने असहायता से अपना सिर हिलाया। हमारे पास पहले से ही बहुत सारा बटर सॉस है। जियो रॉ और डू वेनवेन इसे हर दिन बनाते हैं। ये सिर्फ एक सॉस है और दुकान में इसका ज़्यादा उपयोग नहीं होता। डू वेनवेन शोरबा तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, इसलिए ये ठीक है। जियाओ रॉ, आप उसे कुछ देर पढ़ाने के लिए नीचे आ जाए और जब वह बहुत व्यस्त हो जाए तो आप वापस ऊपर जा सकते हैं, ये ठीक है। ये सुनकर जू जिकियांग ने कुछ और नहीं कहा। धन्यवाद बहन, जू जिकियांग ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। उसकी बहन ने वास्तव में उसके लिए सब कुछ सोचा था। ठीक है, तो जियाओ रॉ, तुम यहीं जिकियांग के साथ रहो। जहाँ तक रहने की व्यवस्था का सवाल है, जिकियांग को इसका ध्यान रखने दो। बोलने के बाद जू नेनियन जाने के लिए मुड़ी। उसका यहाँ तीसरा पहिया बनने का कोई इरादा नहीं था। जैसे ही जू नेनियन चले गए, चेन शियाओरो अचानक घबरा गए और अवचेतन रूप से जू नेनियन को पुकारा, नेनियन तुम। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, जू जिकियांग ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसने भौहें चढ़ाकर कहा, तुम मेरी बहन को क्यों परेशान कर रहे हो? वह हर दिन बहुत व्यस्त रहती है। यदि यह महत्वपूर्ण नहीं है तो उसे बिना किसी कारण के परेशान न करें। अगर आपके पास कुछ है तो आप मुझे बता सकते हैं। उनके फटकार जैसे शब्दों से चेन शियाओरो का चेहरा तुरंत लाल हो गया। नहीं, ये कुछ भी नहीं है। जू जिकियांग ने हम कहा, फिर ये देखकर कि वह अपने साथ कुछ भी नहीं लाई थी, पूछा, तुम बदलने के लिए कोई कपड़े नहीं लाए हो, है ना? चेन शियाओरो को तुरंत शर्मिंदगी महसूस हुई। जू नेनियन ने उसे साथ लाते समय कुछ दिनों तक रुकने का जिक्र नहीं किया था। स्वाभाविक रूप से उसने कोई कपड़े पैक नहीं किए थे। वह केवल अजीब तरह से अपना सिर नीचे कर सकी। नहीं, मैं कुछ भी नहीं लाई। चेन शियाओरो इससे पहले कभी भी जू जिकियांग के सामने बोलते हुए इतनी घबराई हुई नहीं थी। मुख्य कारण ये था कि इतने दिनों के अंतराल के बाद चेन शियाओरो को उसकी याद आती थी और लगभग हर दिन वह उन दिनों के बारे में सोचती थी जब वे दोनों एक साथ सुबह जल्दी निकलते थे और देर रात वापस आते थे। उन्हें एक दूसरे को देखे हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कई साल बीत गए हों। अचानक उसे देखकर उसकी उत्तेजना मंच पर होने वाले डर जैसी भावना में बदल गई, जिससे वह घबरा गई और चिंतित हो गई, यहाँ तक कि बोलते समय वह हकलाने लगी। जू जिकियांग ने आह भरी, चलो मैं तुम्हारे लिए बदलने के लिए कुछ कपड़े ढूंढता हूँ। जू जिकियांग की बात सुनकर चेन शियाओरो के गाल इतने गर्म हो गए कि वह स्पष्ट रूप से सुन भी नहीं पाई कि वह क्या कह रहा था और बस वहीं स्तब्ध खड़ी रही। इतना कि जू जिकियांग पहले ही दरवाजे तक पहुंच चुका था और उसे एहसास हुआ कि चेन शियाओरो हिली नहीं थी। वह वहीं रुक गया और हैरानी से चेन शियाओरो को देखा, क्या तुम नहीं आ रही हो? चेन शियाओरो ने अभी भी अपना सिर नीचे झुका रखा था, उसकी बात नहीं सुन रही थी। असहाय होकर जू जिकियांग उसके पास गया और अपनी उंगली से उसके माथे पर थपथपाया। ये काफी कठिन है। चेन शियाओरो ने दर्द से अपना सिर ढक लिया और चिल्लाए, उसकी आंखों से आंसू भी निकल आए और उसने नम आंखों से जू जिकियांग को देखा, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें साथ आना है या नहीं? ये देखकर कि वह इतनी पीड़ा में थी कि उसके आंसू निकलने ही वाले थे, जू जिकियांग को एहसास हुआ कि शायद वह बहुत ज्यादा बल प्रयोग कर रहा था। वह भौहें चढ़ाकर अपनी ताकत पर नियंत्रण न रख पाने के कारण खुद पर नाराज हुआ और बोला, मुझे देखने दो। बोलते समय उसने चेन शियाओरो का हाथ पकड़ लिया था और उसे उसके माथे से हटा दिया था। जांच करने पर पता चला कि उसे सचमुच बहुत जोर से मारा गया था, उसका माथा लाल हो गया था। क्या वह सचमुच इतना बलशाली था? जू जिकियांग ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। जब जू डोयू और जू अहोंग अवज्ञाकारी होते थे तो वह अक्सर उनके माथे पर इसी तरह से प्रहार करता था, लेकिन हर बार शोर मचाने के अलावा वे कभी भी इस तरह लाल नहीं हुए। विचार करने के बाद जू जिकियांग ने अनुमान लगाया कि शायद लड़कियों की त्वचा थोड़ी अधिक नाजुक होती है, या शायद उसके दोनों भाई बहुत ही मोटी चमड़ी वाले थे।
जू जिकियांग ने सोचा कि उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि कुछ समय बीत चुका है और इस पूरे समय वह चेन शियाओरो का हाथ पकड़े हुए था। चेन शियाओरो दर्द के बारे में भूल गई थी, उसकी सारी इंद्रियां जू जिकियांग के हाथ पर केंद्रित थीं। उसकी उंगलियां लंबी और मजबूत थीं और यद्यपि वे इतनी पतली थीं कि हड्डियों को महसूस किया जा सकता था, फिर भी उसका हाथ देखने में अप्रिय नहीं था। इसके विपरीत उसका हाथ बहुत सुंदर था, ये तो उससे भी अधिक अच्छा लग रहा था। अनजाने में वह चेन शियाओरो के करीब झुक गया और उसके माथे पर धीरे से फूंक मारी। उसके माथे पर ठंडी हवा के झोंके ने चेन शियाओरो के चेहरे की गर्मी को खत्म नहीं किया, बल्कि इससे उसे और भी गर्मी महसूस हुई। जिकियांग उसके माथे पर फूंक मार रही थी। चेन शियाओरो ने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थीं, यहाँ तक कि उसे देखने के लिए उन्हें खोलने की भी हिम्मत नहीं कर रही थी। वह महसूस कर सकती थी कि जू जिकियांग उसके बहुत करीब था। वह इतनी करीब थी कि अगर वह अपना सिर थोड़ा सा ऊपर उठाती तो उसके होंठ उसके माथे से दब जाते। दुर्भाग्यवश वह ऐसे विचार केवल अपने हृदय में ही रख सकी। चेन शियाओरो इतनी घबरा गई थी कि वह बिल्कुल भी हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, वह लकड़ी के टुकड़े की तरह अकड़ गई थी। जू जिकियांग ने गंभीरता से उस पर कुछ बार फूंका, लेकिन पाया कि वह अभी भी लाल है। वह भौचक्का होकर बोला, मुझे खेद है, मुझे लगता है कि मैंने बहुत जोर दिया। नहीं, ये ठीक है, चेन शियाओरो ने कहा, उसका सिर थोड़ा प्रतिक्रियात्मक रूप से ऊपर उठा। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, वह गलती से जू जिकियांग की ठोड़ी से टकरा गई, जिससे उसके मुंह से दर्द भरी फुफकार निकली। क्या तुम ठीक हो? मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। चेन शियाओरो ने चिंता से जू जिकियांग की ओर देखा। जू जिकियांग ने अपनी ठोड़ी रगड़ते हुए और सिर हिलाते हुए कहा, ये कुछ भी नहीं है। वह हल्के से मुस्कुराया, इसे बदला समझो। जब जू जिकियांग मुस्कुराता था तो वह बहुत आकर्षक होता था, उसकी स्पष्ट और उज्ज्वल हंसी मानो किसी और के दिल की गहराई तक पहुंच सकती थी, गर्माहट ला सकती थी। चेन शियाओरो उसे अचंभित होकर देखता रहा। चलो, मैं तुम्हें कुछ कपड़े दिलाने ले चलता हूँ, जू जिकियांग ने कहा, उसका दर्द क्षणिक था। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। पूरे समय अपना चेहरा लाल किए हुए चेन शियाओरो ने जू जिकियांग का पीछा किया और उन दोनों के जाने के बाद ही जू नैनियन ने बगल के गलियारे से अपना सिर बाहर निकाला। तस्क तस्क, ऐसा लग रहा था कि उसके जिकियांग और शियाओरो के लिए एक मौका हो सकता है। जू नैनियन अभी इसी स्थान से गुप्त रूप से निरीक्षण कर रहा था। उसने शायद ही कभी जू जिकियांग को किसी लड़की की इस तरह परवाह करते देखा था, यहाँ तक कि उसे इस बात की भी चिंता होती थी कि उसके पास बदलने के लिए कपड़े हैं या नहीं। तस्क तस्क तस्क, ये दिलचस्प हो रहा है। जू नैनियन के सिर के ऊपर जू अहोन का सिर दिखाई दिया, जो उत्सुकता से पूछ रहा था, क्या दिलचस्प हो रहा है? नैनियन, तुम यहाँ क्यों छुप रहे हो? अचानक आए आवाज से जू नैनियन चौंक गई और वह उछल पड़ी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो वह उसकी छाती से बाहर निकल आएगा, क्योंकि उसे चोरी छिपे ये सब सुनते हुए पाया गया था। छलांग लगाते समय वह सीधे जू अहोन की ठोड़ी से टकरा गई। शू अहोन दर्द से चिल्लाया, अपनी ठुड्डी को ढकते हुए, यह उखड़ गया है, यह उखड़ गया है। अंकल एर, आप यहाँ क्यों हैं? जू नैनियन हंसी और आंसुओं के बीच फंसा हुआ जल्दी से आया, मुझे देखने दो। यद्यपि अव्यवस्था की संभावना नहीं थी, क्योंकि यह ऊपर की ओर उछाल था। जू एरहोंग ने अभी भी अपनी जीभ काट ली थी, जो बुरी तरह सूज गई थी। परिणामस्वरूप ऐसा लग रहा था जैसे पूरे दिन उसकी वाणी में बाधा रही हो। वह बड़बड़ाता और बड़बड़ाता रहा। लियू बुइमेई और उसकी मां के अलावा कोई भी यह नहीं समझ सका कि जू अहोन क्या कह रहा था। चेन शियाओरो को शू जिकियांग की देखभाल में छोड़कर शू नैनियन काउंटी शहर लौट आया। लेकिन वापस आते समय अचानक उसका सामना एक अजीब आदमी से हुआ। जू नैनियन ने इस आदमी को पहचान लिया, या अधिक सटीक रूप से कहें तो उसने उसे पहले भी देखा था, लेकिन वह वास्तव में यह नहीं कह सकती थी कि वह उसे जानती थी। ये वही आदमी था जिससे वह बैंक के प्रवेश द्वार पर लगभग टकरा ही गई थी। अपने असाधारण सुंदर चेहरे और अपने आसपास की अत्यधिक शीतल आभा के कारण जू नैनियन पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक छोटे से पहाड़ी गांव में ऐसा व्यक्ति आएगा। शू नैनियन के गृहनगर से काउंटी शहर तक के रास्ते में कई गांवों से गुजरना पड़ा। जू नैनियन की मुलाकात इस आदमी से पास के एक गांव में हुई। यह अजीब आदमी कोई और नहीं बल्कि ये जियांगटियन था। जब जू नैनियन ने उसे देखा तो उसने पाया कि वह एक हटे कट्टे आदमी से बात कर रहा था, जो पोशाक में एक बूढ़े किसान जैसा प्रतीत होने के बावजूद स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं था। जू नैनियन का ध्यान इन दो आदमियों की ओर इसलिए गया क्योंकि जब वह अपनी साइकिल पर सवार होकर वहां से गुजरी तो उस हटे कट्टे बूढ़े किसान ने उसे तीखी नज़र से देखा। एक किसान की नज़र से कहीं अधिक पैनी नज़र। जू नैनियन भोली नहीं थी, उसने सचमुच नहीं सोचा था कि वह आदमी एक साधारण किसान है। एक नज़र देखने के बाद उसने ऐसा दिखावा किया कि सब कुछ सामान्य है और आगे बढ़ना जारी रखा, फिर भी कोई उसे जाने देने को तैयार नहीं था। एक पल इंतजार करें,
जैसे ही जू नैनियन साइकिल चलाकर उनके पास से गुजर रहा था, अचानक ठंडी आवाज गूंजी। जू नैनियन ने अपनी साइकिल से भागने की संभावना का अनुमान लगाते हुए अपना रुख कठोर कर लिया। स्पष्टतः ये शून्य था। इन दोनों व्यक्तियों में स्पष्टतः असाधारण क्षमताएं थीं, फिर वे उसकी साइकिल को पकड़ने में कैसे असफल हो सकते थे। एक त्वरित मानसिक गणना के बाद जू नैनियन ने अपनी बाइक रोकी, अपना सिर घुमाया, अपने होठों को एक हल्की मुस्कान में उठाया और मासूमियत का नाटक करते हुए कहा, क्या आप सज्जनों को मुझसे कुछ चाहिए? सज्जनों? हे, किसान की पोशाक पहने लेकिन हटे कट्टे आदमी ने ठंडे स्वर में उपहास किया, तुम कौन हो? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? शू नैनियन जिस रास्ते पर था वह कोई मुख्य सड़क नहीं थी बल्कि एक संकरी ग्रामीण गली थी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसे दो ऐसे व्यक्तियों का सामना करना पड़ेगा जो खतरनाक लग रहे थे और जिन्हें उकसाना उचित नहीं था। वह अभी भी अनजान बनने का नाटक कर रही थी, मासूमियत से कह रही थी, अरे बड़े भाई, आप बहुत मजा किया है, ये सड़क आपके परिवार की नहीं है। मैं आपको क्यों बताऊं कि मैं कहाँ जा रही हूँ या मैं कौन हूँ? उस आदमी ने उसे ध्यान से देखा और उसकी हत्या की जो मंशा अभी अभी पैदा हुई थी वह तुरंत शांत हो गई। ऐसा लग रहा था कि वह एक साधारण छोटी लड़की थी। हालांकि ये छोटी लड़की भी बहुत सुंदर थी, स्थानीय लोगों की तरह बिल्कुल नहीं। आदमी ने उससे फिर पूछा, तुम्हारा परिवार कहाँ से है? जू नैनियन को लगा कि वह आदमी आश्वस्त हो गया है और उसने आंखें सिकुड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैं किंगशान गांव से हूँ। किंगशान गांव? आदमी ने ध्यान से सोचा और वास्तव में उसने हमेशा सुना था कि किंगशान गांव में एक लड़की थी जिसकी सुंदरता के बारे में दूर दूर तक चर्चा थी। संभवतः ये लड़की थी। तुम अभी हमें क्यों भूल रहे थे? आदमी ने फिर पूछा, इस बार उसका स्वर विशेष रूप से गंभीर था। जू नैनियन ने तुरंत ये जियांगटियन पर दोष मर दिया और हंसते हुए कहा, क्योंकि मैंने यहाँ इस सुंदर लड़के को देखा था। ये जियांगटियन ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाईं, लेकिन कुछ नहीं कहा, केवल अपने अधीनस्थ की ओर देखा। तभी जू नैनियन ने उस हटे कट्टे आदमी को ये कहते सुना, छोटी बच्ची, अंधेरा हो रहा है, तुम्हें जल्दी से अपने रास्ते पर चलना चाहिए। किसी लड़की के लिए यहाँ घूमना बहुत असुरक्षित है। मानो एक क्षण में ही वह एक बूढ़े किसान की छवि में लौट आया हो और उसे केवल उसके प्रति अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए रोक रहा हो। हालांकि जू नैनियन को लगा कि यह आदमी बहुत अजीब है, लेकिन उसने और अधिक देर तक रुकने की हिम्मत नहीं की और अपनी बाइक पर तेजी से आगे बढ़ गई। जाते समय जू नैनियन को लगा कि कोई ठंडी निगाहें लगातार उसकी ओर देख रही हैं। जब वह पूरी तरह से चली गई तो चिशियोंग ने ये जियांगटियन से पूछा, बॉस, आपने उस लड़की को जाने क्यों दिया? उसने मुझे और तुम्हें साथ देखा। ची जियोंग ने जू नैनियन को जाने दिया था क्योंकि ये जियांगटियन ने उसे ऐसा करने का संकेत दिया था। ये कुछ भी नहीं है, ये जियांगटियन ने उदासीनता से कहा, वह हमें नहीं पहचानती। चिशियोंग और भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन जब उसकी नज़र ये जियांगटियन की ठंडी निगाहों से मिली तो उसने अवचेतन रूप से अपनी जुबान बंद कर ली। वह ये कैसे भूल सकता था कि ये जियांगटियन द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय का कोई खंडन नहीं कर सकता था। खंडन का परिणाम या तो मृत्यु था या मृत्यु से भी बदतर भाग्य। चिशियोंग को ठंडा पसीना आ गया। ये जियांगटियन की निगाहें अभी भी उसी दिशा में टिकी थीं जहां से जू नैनियन चली गई थी, हालांकि उसका शरीर अब वहां नहीं था। खतरनाक जगह से निकलकर जू नैनियन ने राहत की गहरी सांस ली। कौन जानता था कि शॉर्टकट लेने से इतने खतरनाक लोगों का सामना होगा। सैन्य जिला परिसर में लौटकर जू नैनियन ने पाया कि जिन यू अभी भी घर पर था। सिर्फ जिन यू ही नहीं, जिन रुयांग भी वहां मौजूद थे। जिन यू को देखकर जू नैनियन ने उसे तुरंत उस दोपहर हुई घटना के बारे में बताने का फैसला किया। जैसे ही जिन यू ने सुना कि जू नैनियन बुरे लोगों से टकरा गई है, उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसकी ओर देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? क्या आपको कोई चोट लगी? नहीं। अगर मैं घायल होता तो क्या मैं तब भी आपके सामने खड़ा होकर इस बारे में बात कर सकता था? मुझे वे दोनों आदमी कुछ अजीब लगे, इसलिए मैंने तुमसे इसका जिक्र किया। वास्तव में शू नैनियन को यकीन नहीं था कि वे बुरे लोग थे, उसे बस यही लगता था कि वे दोनों बहुत खतरनाक थे। आखिरकार शुरू से अंत तक किसी भी पुरुष ने उसके साथ कुछ नहीं किया था। क्या आप दोनों पुरुषों की शारीरिक विशेषताओं का वर्णन कर सकते हैं? जिन यू ने पूछा। जू नैनियन ने ध्यान से सोचा और धीरे धीरे उनका वर्णन करना शुरू किया। वे दो आदमी, एक बहुत लंबा था, लगभग आपकी ऊंचाई का, और बहुत सुंदर भी, लेकिन उसे बहुत ठंड लग रही थी, जैसे कोई जहरीला सांप उसे देख रहा हो। एक बहुत ही खतरनाक एहसास, यही वजह है कि मुझे लगा कि वे बुरे लोग हो सकते हैं। और दूसरा व्यक्ति बहुत हट्टा कट्टा था, लेकिन उसके कपड़े किसान चाचा जैसे थे। हालांकि उसकी निगाहें डरावनी थीं और उसके चेहरे पर एक निशान भी था। उस हटे कट्टे आदमी को याद करते हुए जिसने उसे रोका था, जू नैनियन ने अपनी उंगली जिन यू के चेहरे पर फिराई। आंख के कोने से लेकर नाक के पुल तक, यहीं एक बहुत ही स्पष्ट निशान, काले रंग का। तुमने क्या कहा? जिन यू ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तुमने उन्हें कहाँ देखा?
जब जू नैनियन ने ये जियांगटियन का वर्णन किया तो जिनयू ने शुरू में उसके बारे में नहीं सोचा था। आखिरकार जू नैनियन का ये जियांगटियन का वर्णन बहुत सामान्य था। एक आदमी के चेहरे पर एक स्पष्ट निशान होने के बारे में सुनकर जिनयू और जिनयुयांग तुरंत समझ गए कि वह कौन हो सकता है। जिनयू की आवाज़ में अचानक उत्साह देखकर जू नैनियन को कुछ एहसास हुआ। क्या आप उन्हें जानते हैं? यह मान्यता से कहीं अधिक था। जिनयू ये जियांगटियन और उन लोगों को न्याय के कटघरे में लाना चाहता था जिन्होंने गलत तरीके से उसके भाइयों की हत्या की थी। लेकिन जिनयू ने जू नैनियन को ज़्यादा कुछ नहीं बताया, केवल गंभीरता से उससे पूछा, तुमने उन्हें कहाँ देखा? लुओक्याओ गांव, जू नैनियन ने कहा, मैं अपनी साइकिल पर उस छोटे रास्ते से गुजर रहा था, लेकिन वे गांव में नहीं थे, बस पास के एक छोटे रास्ते पर थे। ये सुनकर जिनयू और जिनरुयांग ने एक दूसरे को देखा और अपनी आंखों से चुपचाप संवाद किया। जिनरुयांग ने कहा, मैं पहले फेइंग को ढूंढूंगा। जिनयू ने सहमति में सिर हिलाया। फेइंग वह व्यक्ति था जिसे जिनरुयांग ने चिशियोंग की हर गतिविधि पर बारीकी से नज़र रखने के लिए भेजा था। चूंकि चिशियोंग पहले ही एशियांटियन से मिल चुका था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि फेइंग के साथ कुछ हुआ है। जू नैनियन ने बहुत कम ही जिनरुयांग को इतनी गंभीर अभिव्यक्ति के साथ देखा था। अचानक उसे एहसास हुआ कि शायद वह किसी गंभीर समस्या से जूझ रही है। जिनयू, उसने कुछ चिंता के साथ उसका नाम पुकारा। जिनयू को यह एहसास हुआ कि जू नैनियन का ये जियांगटियन और चिशियोंग के साथ निकट संपर्क था। वह पूर्वव्यापी भय से भर गया और उसे गौर से देखने लगा। जू नैनियन जिनयू की बेचैनी को महसूस कर सकता था और उससे धीरे से पूछा, जिनयू, क्या हुआ? जिनयू ने उसे छोड़ दिया और उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। उसकी निगाहें स्याही की तरह गहरी थीं। सुनो न्यानियन, अगर कभी तुम्हारा सामना उन दो आदमियों से हो जिनका तुमने जिक्र किया है और वे तुम्हारे साथ कुछ करना चाहें, तो उनसे कह देना कि तुम जिनयू की पत्नी हो और तुम मेरे साथ कुछ भी व्यापार कर सकती हो। एक पल सोचने के बाद जिनयू को अभी भी बेचैनी महसूस हुई और उसने कहा, आपको भविष्य में अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर यह महसूस करते हुए कि जू नैनियन हमेशा के लिए घर के अंदर नहीं रह सकता, उसने आह भरी और कहा, कोई बात नहीं। वह ये सुनिश्चित करेगा कि उसकी अच्छी सुरक्षा हो। जू नैनियन को उन दो व्यक्तियों की पहचान के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी, लेकिन जिनयू के चिंतित रवैये से पता चला कि वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। अन्यथा जिनयू ने ऐसी बातें नहीं कही होती। चिंता मत करो, मैं सावधान रहूंगी, उसने उसे आश्वस्त किया। जीवन मरण की स्थिति से बाल बाल बचकर जू नैनियन अंदर से शांत नहीं हो सकी। आखिरकार वह एक साधारण व्यक्ति थी जिसने कभी ऐसी चीज़ों का अनुभव नहीं किया था। हालांकि उसका निष्क्रिय शिकार बनने का कोई इरादा नहीं था। यदि उन दो लोगों ने वास्तव में उसे नुकसान पहुंचाने का इरादा किया होता तो वह अपनी जान बचाने के लिए लड़ती, अपने पास छिपाए खंजर को उनमें से किसी एक पर भोंक देती तथा भागने का अवसर बनाने की पूरी कोशिश करती। जब से डू जियाहाओ ने उसे धमकाया था, तब से जू नैनियन ने न केवल जिनयू द्वारा सिखाई गई विभिन्न आत्मरक्षा तकनीकों और युद्ध कौशल का अभ्यास करने पर जोर दिया, बल्कि जब भी वह अकेले बाहर जाती थी तो हमेशा अपने साथ एक खंजर रखती थी, बस सुरक्षित करने के लिए। जिनयू जू नैनियन के डर को भांपते हुए फेइंग की तलाश के लिए जिनरुयांग के साथ नहीं गए। उसने जू नैनियन को कोमलता से पकड़ लिया और जैसे ही वह उसके आलिंगन में झुकी, वह नींद की अवस्था में सो गई। जिनयू की बाहों में होने के कारण जू नैनियन को अविश्वसनीय रूप से सुरक्षित महसूस हुआ और जब वह फिर से उठी तो जिनयू अभी भी वहीं था। वह रसोई घर में उसके लिए खाना बना रहा था। खाना पकाने की गंध तेज थी। जू नैनियन खाना पकाने की गंध से जाग गया था क्योंकि जिनयू दरवाजा बंद करना भूल गया था। जू नैनियन नीचे की ओर चला गया और पाया कि जिनयू अभी बर्तन परोस रहा था। उसे सीढ़ियों पर देखकर उसने कहा, खाना खाने के लिए नीचे आओ। जिनयू ने गुलाबी एप्रन पहना हुआ था जो जू नैनियन ने उसके लिए बनाया था। उसकी गंभीर अभिव्यक्ति और उसके चेहरे की कठोर रेखाएं लड़कियों वाले एप्रन के विपरीत थीं, जिससे अचानक जिनयू जू नैनियन को प्यारा लगने लगा। सो जाने के बाद वह अपनी पिछली बेचैनी से छुटकारा पा चुकी थी। वह खुशी खुशी सीढ़ियों से नीचे भागी और सीधे जिनयू की बाहों में जा गिरी। जिनयू अभी भी भोजन की प्लेट पकड़े हुए था और जब वह उसकी ओर दौड़ी तो उसने जल्दी से प्लेट को एक तरफ कर दिया और एक हाथ से उसे पकड़ लिया। मैं गंदा हूँ, जिनयू ने भौहें चढ़ाईं, मैंने तुम्हारे कपड़े गंदे कर दिए हैं। जू नैनियन ने उसकी गर्दन को गले लगा लिया। उसकी आवाज़ धीमी थी, ये ठीक है, आप इसे मेरे लिए वैसे भी धो देंगे। उसकी चुटीली प्रतिक्रिया सुनकर जिनयू ने अपनी जीभ चटकाई और हंसते हुए कहा, तुम्हें निश्चित रूप से पता है कि लोगों को कैसे आदेश देना है। यद्यपि उसने ऐसा कहा, लेकिन जिनयू को इससे कोई आपत्ति नहीं हुई। वास्तव में जब भी वह घर पर होता था तो वह कपड़े धोने का काम उससे नहीं करवाना चाहता था। उसकी छोटी पत्नी सुंदर और नाजुक थी, वह उसे काम करते हुए नहीं देख सकता था। ये देखकर कि जिनरुयांग वहां नहीं था, जू नैनियन को याद आया कि जब वह वापस आई थी तो उसने उन दो लोगों के बारे में बात की थी, जिसके बाद वह चला गया था।
आमतौर पर जिन-यू हमेशा जिन रुयांग के साथ मिलकर गंभीर मामलों से निपटता था और जू नेनियन को यह महसूस होता था कि दोनों किसी मिशन पर थे। ये देखकर कि वह जिन रुयांग के साथ नहीं गया था, जू नेनियन उत्सुक था। तुम रुयांग के साथ बाहर क्यों नहीं गए? मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, जिन-यू ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा। जाओ अपने हाथ धो लो, खाने का समय हो गया है। जिन-यू को देखते हुए जू नेनियन ने चंचलता से अपनी आंखें झपकाईं, अचानक अपने पंजों पर खड़ी हो गई, झुकी और उसे चूम लिया। वह गर्मजोशी से मुस्कुराए और बोली, पति, आप बहुत अच्छे हैं। ये कहने के बाद जू नेनियन अपने हाथ धोने के लिए रसोई की ओर भागी। उसने ही पति ने जिन-यू का दिल पिघला दिया। उसने उसे पीछे खींच लिया और भारी स्वर में कहा, इसे फिर से कहो, मुझे ये सुनना अच्छा लगता है। नेनियन के पति के प्यार भरे आह्वान के कारण जिन-यू की भौहें गहरी खुशी से भर गईं। उसने जू नेनियन को पकड़ लिया और उसे कई बार जोश से चूमा। इस गतिविधि के कारण जू नेनियन पुनः बिस्तर पर आ गया। बाद में जिन-यू ने जू नेनियन को अपनी बाहों में पकड़ लिया। जिन रुयांग ने जो कहा था उसके बारे में सोचते हुए जिन-यू ने जू नेनियन के साथ मामला साझा करने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाहट की। न्यानियन, 4 महीने से भी कम समय में मुझे राजधानी में रिपोर्ट करना है। क्या आप मेरे साथ आने को तैयार हैं? दरअसल जब उसने ये प्रश्न पूछा तो जिन-यू को लगा कि यह संभव नहीं है और उसे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी। आखिरकार जू नेनियन का सारा कारोबार यहीं था और उसका परिवार भी यहीं था। ये संभव नहीं था कि वह सब कुछ पीछे छोड़ देगी, खासकर तब जब उसने उसे कदम दर कदम सफलता प्राप्त करते हुए वर्तमान स्थिति तक पहुंचते देखा था। नानचेंग छोड़ने का मतलब होगा अपने सभी पूर्व प्रयासों को त्यागना। इसके अलावा वह महसूस कर सकता था कि जू नेनियन का अपने परिवार के साथ स्नेह और बंधन कितना मजबूत था। वह जहां भी जाती थी अपने परिवार को अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन जिन-यू को लगता था कि उसके ससुर और सास को राजधानी में ले जाना अत्यधिक अव्यावहारिक था और वह यहाँ अपने व्यवसाय को अनदेखा नहीं कर सकती थी। वह अपने दिल में पहले से ही इस संभावना के लिए तैयार था कि उन्हें अलग अलग रहना पड़ सकता है। आखिरकार उनका पेशा विशेष था और उनके लिए एक सामान्य जोड़े की तरह हर समय एक साथ रहना संभव नहीं था। यदि वह उसके साथ राजधानी भी आती तो भी वे महीने में 3 या 4 बार ही मिल पाते, जब तक कि उसकी पत्नी सेना के साथ उसके साथ ना आ जाती। लेकिन जिन-यू को यह भी पता था कि यह संभव नहीं है, क्योंकि उसे अभी भी व्यवसाय का प्रबंधन करना था। पूछने के बाद जिन-यू ने जवाब का इंतजार नहीं किया, धीरे से उसकी पीठ पर कुछ बार थपथपाते हुए धीरे से कहा, सो जाओ। क्या ये निश्चित है कि आपको राजधानी जाना ही होगा? एक लंबी चुप्पी के बाद जू नेनियन ने अचानक बात की और पूछा। हाँ, इसकी पुष्टि हो गई है और यह पहले भी हो सकता है, जिन-यू ने गर्मजोशी से कहा। अच्छा ऐसा है। जू नेनियन ने एक पल के लिए सोचा, फिर जिन-यू के आलिंगन से अपना सिर उठाया, उसकी ओर देखा और कहा, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जिन-यू दंग रह गया, उसे संदेह हुआ कि उसने क्या सुना था। उसकी गहरी निगाहें जू नेनियन पर टिकी थीं और अपने हाथों को उसकी बाहों के नीचे रखकर उसने अचानक उसे ऊपर उठा लिया। पत्नी, क्या मैं ठीक सुन रहा हूँ? जिन-यू ने अपनी उंगली कान में डालकर यह संकेत दिया कि उसे जू नेनियन की प्रतिक्रिया कितनी अविश्वसनीय लगी। जू नेनियन को, जो कपड़े उतारे बिना थी, उसने ऊपर उठा लिया और उसके बाद जो दृश्य सामने आया उसकी केवल कल्पना ही की जा सकती थी। यहाँ तक कि एक जोड़े के रूप में बिना किसी कपड़े के इतनी स्पष्ट रूप से उठाया जाना जू नेनियन के लिए सहन करने के लिए बहुत मजबूत उत्तेजना थी। वह चिल्लाए, अपने आप को ढकने के लिए एक कंबल उठाया, पलटी और उसकी ओर पीट करके उस मूर्ख को अनदेखा करने का निर्णय लिया। वह जिन-यू से परेशान नहीं होना चाहती थी, लेकिन जिन-यू उसे चिढ़ाने के लिए बहुत उत्सुक था। जैसे ही उसने अपनी पीठ उसकी ओर घुमाई, वह तुरंत झुका, उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया, अपनी थोड़ी उसके कंधे पर टिका दी और भारी आवाज में पूछा, पत्नी, क्या तुम गंभीर हो? क्या तुम सचमुच मेरे साथ राजधानी जाने की योजना बना रहे हो? उसकी धीमी आवाज में संयमित उत्साह था। उसके स्वर में खुशी सुनकर जू नेनियन फफ्त कहकर हंसने से खुद को रोक नहीं सका। जिन-यू, क्या तुम मूर्ख हो? आप मेरे पति हैं और यदि आप राजधानी जा रहे हैं तो आपकी पत्नी होने के नाते क्या मुझे सचमुच आपसे लंबे समय तक अलग रहना चाहिए? तो फिर आप अपना व्यवसाय छोड़ देंगे? मुझे जवाब दें। उसकी मूर्खतापूर्ण नज़र देखकर जू नेनियन उसके गाल पर चुटकी काटने से खुद को रोक नहीं सका। उफ, कितना दृढ़, चट्टान जैसा कठोर। किसने कहा कि बॉस होने का मतलब है कि मुझे यहीं रहना होगा? क्या मैं चीज़ों को प्रबंधित करने में मदद के लिए किसी और को नहीं ढूंढ सकता? इसके अलावा राजधानी का बाजार नानचेंग की तुलना में बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं वहां जाऊं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे समर्थन के लिए आप पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मुझे आपका समर्थन करने में खुशी होगी। तारांकन। जानवर खुद चला गया था, लेकिन इस बार जिन-यू ने विशेष रूप से जू नेनियन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी की व्यवस्था की। शिष्ट भाषा में कहें तो एक अंगरक्षक, एक महिला अंगरक्षक।
लंबा, लंबी टांगों वाला और आश्चर्यजनक रूप से प्रभावशाली। उसका नाम हुयू था। जू नेनियन जाग गई और जैसे ही उसने अपने बेडरूम का दरवाजा खोला, उसे हुयू का ठंडा और सुंदर चेहरा दिखाई दिया। जू नेनियन ठिठक गई, सहज रूप से पीछे हटकर चारों ओर देखने लगी और यह सुनिश्चित करने लगी कि वह अभी भी अपने कमरे में है। मिस जू, नमस्ते, मेरा नाम हुयू है। आज से मैं आधिकारिक तौर पर आपका अंगरक्षक बनूंगा। आप जहां भी जाएंगे, मैं आपके पीछे चलूंगा और आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। अंगरक्षक। जू नेनियन हक्का बक्का रह गया, लेकिन फिर उसे जिन यू के चेहरे पर गंभीर भाव याद आ गए जब उसने उसे उन दो अजीब पुरुषों के बारे में बताया था जिनसे उसका सामना हुआ था। क्या जिन यू ने तुम्हें भेजा है? हुयू ने सिर हिलाया। ये सही है। एक दूसरे से मिलने और जानने के बाद हुयू जिन यू द्वारा व्यवस्थित जू नेनियन के बगल वाले अतिथि कक्ष में रहने चली गई। जब नाश्ते का समय हुआ तो जू नेनियन ने विनम्रतापूर्वक पूछा कि क्या हुयू उसके साथ शामिल होना चाहेगी। हुयू ने एक पल के लिए गहराई से सोचा, फिर अपनी प्लेट से खाना खाने लगी। वह बहुत तेजी से खाना खाती थी। जू नेनियन, आप बैठकर खाना खा सकते हैं। हुयू, ओह, क्या मैं? धन्यवाद। खाना खत्म करने के बाद हुयू ने अपनी प्लेट जू नेनियन के सामने रखी और उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, आपने जो बनाया है वह वास्तव में स्वादिष्ट है, धन्यवाद। जू नेनियन, ये हुयू, जो इतनी कठोरता से बोलती है, किसी तरह अप्रत्याशित रूप से प्यारी क्यों लगती है? नाश्ते के बाद जू नेनियन को सुन कियांग का एक और फोन आया। फोन पर सुन कियांग अत्यधिक उत्साहित था, जो उसके सामान्य संयम के बिल्कुल विपरीत था, जिससे शू नेनियन को लगा कि यह वही व्यक्ति नहीं था। मिस जू, कृपया जल्द से जल्द 1 लाख और जोड़ दीजिए। 1 लाख? जू नेनियन हैरान रह गया, ये सोचकर कि सुन कियांग को पता नहीं था कि लीशान ने पहले ही 100,000 का एक और ऑर्डर दे दिया था। उसने जल्दी से उससे कहा, श्रीमान सुन कियांग, आपकी पत्नी ने पहले ही 100,000 का ऑर्डर दे दिया है। 2 दिन पहले ही उन्होंने 100,000 में सौदा किया था, पहले दिन 60,000 तथा अगले दिन अतिरिक्त 40,000। कुल मिलाकर यह संख्या 100,000 हुई, है न? सुन कियांग ने जोर से सिर हिलाया। हाँ, मुझे पता है, मेरी पत्नी ने मुझे पहले ही बता दिया है। अब हम जो अतिरिक्त 100,000 ऑर्डर कर रहे हैं, वह पिछले 100,000 के अतिरिक्त है। सुन कियांग बहुत खुश था। उन्होंने ये तो अनुमान लगाया था कि ऐसे स्वादिष्ट सामान अच्छी तरह बिकेंगे, लेकिन यह नहीं सोचा था कि वे इतने सफल होंगे। बिक्री के चौथे दिन ही उन्होंने 40,000 से अधिक इकाइयां बेच ली थीं। व्यापार में दिन प्रतिदिन तेजी आ रही थी। अधिकांश ग्राहकों ने उत्पाद का स्वाद चखकर इसे कम से कम 1 पाउंड अधिक कीमत पर खरीदा। ये तो सोने की खान थी। सन कियांग ने अभी तक वितरकों की तलाश भी शुरू नहीं की थी और पहले से ही कई लोग उन्हें ढूंढ रहे थे। इस प्रकार वह अत्यावश्यक स्थिति में और अधिक सामान मांगने आया। अब उसके पास केवल 20,000 लियुयू बचे थे और उसे डर था कि ये 2 दिन भी नहीं चलेगा। बिक्री अभी शुरू ही हुई थी और स्टॉक खत्म होने की कगार पर था। हताश होकर सुन कियांग ने जू नेनियन से कहा, ठीक है मिस जू, मेरी पत्नी का पिछला ऑर्डर 100,000 का था। जितने भी तैयार हैं, कृपया तुरंत एक बैच भेजें। हम परिवहन लागत वहन करेंगे। सुन कियांग की जल्दबाजी जू नेनियन के लिए अप्रत्याशित थी। सुन कियांग ने जू नेनियन से कहा, मिस जू, कृपया सुनिश्चित करें कि आप पहले सामान भेज दें। मैं आपसे कुछ नहीं छिपा रहा हूं, मेरे पास अब केवल 20,000 लियुएसू बचे हैं और मेरा अनुमान है कि वे अधिक से अधिक 2 दिन और टिक सकते हैं। जू नेनियन चौंक गए, केवल 20,000 बचे हैं। इसकी लोकप्रियता जू नेनियन की उम्मीदों से कहीं अधिक थी। उसने तुरंत सुन कियांग से वादा किया, ठीक है, मैं किसी को तुरंत उन्हें आपके पास भेजने के लिए कहूंगी। सुन कियांग से बात खत्म करने के बाद जू नेनियन सीधे झाओपांग को फ़ोन करने चला गया ताकि वह एक ट्रांसपोर्ट ट्रक ढूंढ सके। इस बार परिवहन के लिए उन्हें जो आदमी मिला उसका नाम झांग लाओवू था। झाओपांग ने उससे पूछा और उसने 90 की पेशकश की, जो पिछले लाइसेंस से बहुत बेहतर था। झाओपांग तुरंत उसे वापस ले आया। जू नेनियन, झाओपांग और हुयू के साथ परिवहन ट्रक में सवार होकर गांव की ओर चल पड़े। उन दिनों एक साइकिल का मालिक होना भी ग्रामीणों का ध्यान आकर्षित कर सकता था, बड़े ट्रक की तो बात ही छोड़ दीजिए। परिवहन ट्रक अभी कारखाने में नहीं पहुंचा था जब जू होंग और जू जिकियांग को सूचित किया गया और दोनों उनका स्वागत करने के लिए जल्दी से बाहर निकले। जू होंग ने उससे पूछा, नियानियन, क्या हो रहा है? क्या अभी समय नहीं आया है? अंकल एर, हमने अब तक कितने लियुएसू बनाए हैं? हमने अभी तक उनकी गिनती नहीं की है। आपने कहा था कि हमें 1 सप्ताह के भीतर काम पूरा कर लेना चाहिए और अभी तो केवल 3 दिन ही हुए हैं। हमने तो अभी मात्रा गिनना भी शुरू नहीं किया है। क्या हुआ? क्या अब तुम्हें उनकी ज़रूरत है? जू नेनियन ने सिर हिलाया, गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस उन्हें जिनसे तौलें। हमारे पास जो भी होगा हम भेज देंगे। हाइशी में हमारे व्यापारिक साझेदार लगभग अपनी सीमा पर हैं, हमें तुरंत माल की एक खेप भेजनी होगी।
ये सुनकर जू इरहोंग और जू जिकियांग को तुरंत इसका निहितार्थ समझ में आ गया। ऐसा लगता है कि वहाँ बिक्री बहुत अच्छी है। दोनों ने तुरंत जू नेनियन को अपने साथ ले लिया। हुयू उसके पीछे पीछे चल रहा था। परिवहन का काम चलाने वाले झाओपांग और झांग लाओ वो भी मदद के लिए आगे आए। लियू एसू, जो तेल के कागज में लपेटा गया था, अभी तक बॉक्स में भी नहीं रखा गया था। जू जिकियांग ने सभी व्यस्त श्रमिकों से कहा कि वे अपना काम रोक दें और सामान पैक करने तथा परिवहन में मदद करने के लिए आ जाएं। वजन करने पर कुल वजन 12,000 जिन से अधिक निकला, जो लगभग 72,000 लियूयूसू के बराबर है। लीशान ने कुल 100,000 का ऑर्डर दिया। ली किंगशुई को 60,000 की आवश्यकता थी, जिससे कुल 160,000 की आवश्यकता हुई। ली किंगशुई का घर नज़दीक है और अभी उसके लिए तय समय भी नहीं आया है, इसलिए हम फिलहाल हाइशी को प्राथमिकता दे सकते हैं। 70,000 से अधिक वजन वाले लियूयूसू का वजन 10,000 जिन से थोड़ा अधिक था, जो एक बड़े ट्रक के लिए भार वहन करने योग्य था। सभी कर्मचारियों की मदद से सामान को पैक करने और वाहन पर चढ़ाने में 2 घंटे से भी कम समय लगा। ट्रक में सामान लादने के बाद सभी लोग थक गए थे। चूंकि जू नेनियन इतनी जल्दी में पहुंचे थे, इसलिए श्रमिकों ने सोचा कि स्थिति इतनी गंभीर है कि हर सेकंड महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बॉस शू नेनियन के वहां होने के कारण उन्हें उनके सामने खराब प्रभाव पड़ने और संभवतः नौकरी से निकाले जाने का डर था, इसलिए उन्होंने बिना आराम किए उग्रता से काम किया। यद्यपि वे नेनियन के ही गांव से थे, क्योंकि उसने कहा था कि कंपनी के नियमों को तोड़ने वाले किसी भी कर्मचारी पर जुर्माना लगाया जाएगा, इसलिए उसके वहां होने से वे और भी अधिक ढिलाई बरतने से डरते थे। कुछ लोगों को पहले तो इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें लगा कि चूंकि वे एक ही गांव से हैं, इसलिए यह इतना बुरा नहीं हो सकता। लेकिन अगले ही दिन किसी व्यक्ति को काम पर आने में देरी हो गई और उस पर 5 युआन का जुर्माना लगाने का नोटिस तुरंत कैंटीन के प्रवेश द्वार पर लगा दिया गया। सब ने इसे देखा। ये 5 या 6 दिन की मजदूरी थी, कौन परेशान नहीं होगा। तो वह व्यक्ति बहस करने के लिए जू अहोंग के पास गया। जू अहोंग ने उससे कहा, यदि आप अपना वेतन नहीं काटना चाहते हैं तो ठीक है, मैं आपका वेतन तय कर दूंगा और वेतन नहीं काटूंगा, लेकिन मैं आपके जैसे कर्मचारी को नहीं रख सकता। और इसलिए वह व्यक्ति पीछे हट गया। इस घटना से फैक्ट्री के सभी श्रमिकों को यह एहसास हो गया कि शू नेनियन की फैक्ट्री में, यहाँ तक कि साथी ग्रामीणों के साथ भी कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। जू नेनियन ने सभी को भागते हुए देखा और हैरान रह गया। क्या उसने उन पर कोई दबाव डाला था? हालांकि वह जल्दी में थी, लेकिन उसे याद नहीं कि उसने जल्दबाजी की थी। उसने पड़ोसी घर के सबसे बड़े भाई को लगभग गिरते हुए देखा, फिर उसने बेचैनी से खुद को संभाला और दौड़ता रहा। माल के इस बैच को लोड करने के बाद झाओपांग और ट्रांसपोर्टर झांग लाओवो तुरंत रवाना हो गए। जू नेनियन ने जू अहोंग को 100,000 लियूयूसू का ऑर्डर जोड़ने के लिए कहा। पिछले 160,000 ऑर्डरों में से आधे से अधिक अभी भी अधूरे हैं तथा अब 100,000 और ऑर्डर पूरे होने हैं। जू अहोंग एक ही समय में हैरान और बहुत खुश था। इसका मतलब था कि व्यापार आता रहेगा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जू नेनियन ने जू इरहोंग से कहा कि वह सभी मौजूदा ऑर्डर पूरे करने के बाद अतिरिक्त सामान बना लें और अप्रत्याशित जरूरतों के लिए उसे जमा कर लें। आखिरकार सामान का भंडारण तो करते ही रहें। जू इरहोंग बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। जू नेनियन को हमेशा उन्हें सूचित करने के लिए दौड़ना असुविधाजनक लगा और उन्होंने जू अहोंग और जू जिकियांग के साथ संपर्क को सुविधाजनक बनाने के लिए कारखाने में एक लैंडलाइन स्थापित करने के बारे में सोचा। जैसे ही जू नेनियन को यह विचार सूझा, वह तुरंत इसे पूरा करने के लिए चल पड़ी। अगले दिन उसने लैंडलाइन लगवा ली। लैंडलाइन की स्थापना जू अहोंग और जू जिकियांग के कार्यालयों में की गई थी और अपने कार्यालय में, जिसका उपयोग वह कभी कभार ही करती थी। कुल 3 लैंडलाइन स्थापित की गईं। इस अनोखी चीज़, एक लैंडलाइन फ़ोन, ने जू अहोंग और जू जिकियांग को काफ़ी समय तक उलझन में रखा। अधिकांश लोगों के लिए लैंडलाइन फ़ोन रखना एक विलासिता माना जाता था। किंगशान गांव में केवल यही एक था। बेशक चूंकि जू नेनियन ने एक कारखाना शुरू करने में कामयाबी हासिल कर ली थी, इसलिए कुछ लैंडलाइन स्थापित करना अब लोगों के लिए आश्चर्य की बात नहीं थी। प्रशंसा के अलावा जो कुछ बचा था वह उसकी ओर देखना था। कौन सोच सकता है कि जू नेनियन गांव के भरण पोषण का प्रदाता था? जहां तक लगभग और पूरी तरह नहीं होने का सवाल है, तो इसका कारण ये था कि आंटी जू, जो यान कुइहुआ के साथ नहीं बन पा रही थी, ने अपने परिवार को यहाँ काम करने से दृढ़तापूर्वक मना कर दिया था। जब जू अहोंग ने ये जांचने की कोशिश की कि फ़ोन काम कर रहा है या नहीं और उसने हैंडसेट उठाया, तो उसने जानबूझकर अपने हाथों को 2 बार अपनी पैंट पर पोंछा, हालांकि उसके हाथ पहले से ही काफ़ी साफ थे। हुयू हर दिन जू नेनियन का पीछा करती थी और गाँव वालों को लगता था कि वह नेनियन की अच्छी दोस्तों में से एक है। जू नेनियन ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। गांव के कुछ युवक हुयू से बातचीत करना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वे उसके पास पहुंच पाते, हुयू की ठंडी निगाहों से डरकर पीछे हट गए।
इन मामलों को समाप्त करने के बाद जूनेनियन और हुयू काउंटी शहर लौट आए। इससे पहले कि जूनेनियन की सीट गर्म हो पाती, यान कुइहुआ उसे ढूंढते हुए आ गया। जूनेनियन को बताया कि ली किंगशुई किसी चीज़ के लिए उसे ढूंढ रहा था। इसके बाद जूनेनियन बिना एक पल की देरी किए ली किंगशुई की दुकान की ओर चल पड़ा। पता चला कि ली किंगशुई के पास जो स्टॉक बचा था वह लगभग बिक चुका था और अब शहर की कई दुकानों में भी स्टॉक खत्म हो गया था। इसके अलावा कुछ व्यस्त शहरों में ली किंगशुई ने कुछ और वितरक जोड़े थे। ली किंगशुई ने कहा, नियानियन, क्या मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले 60,000 टुकड़े जोड़ने के लिए नहीं कहा था? अब आपके पास कितने हैं? पहले एक बैच मेरे पास लाओ, बाकी हम बाद में ले लेंगे। ये सुनकर जूनेनियन तुरंत अभिभूत हो गया। बहन किंगशुई, ईमानदारी से कहूँ तो मैंने कल ही 70,000 से अधिक टुकड़े भेजे हैं। चूंकि यह आपके लिए डिलीवरी का तय समय नहीं था, इसलिए मैंने कोई भी नहीं रखा। अब कारखाने में शायद कुछ हजार ही बचे हैं, लेकिन झाओपांग यहाँ नहीं है, इसलिए मैं डिलीवरी नहीं कर सकता। ये सुनकर ली किंगशुई ने सोचा कि कुछ हजार पर्याप्त होंगे। उसने कहा, तो पहले वे कुछ हजार लाओ, मुझे उन दुकानों में सामान पहुंचाना है जहां स्टॉक खत्म हो गया है। उसकी उत्सुकता लगभग पागलपन की हद तक पहुंच गई थी। जूनेनियन अपनी मुस्कान रोक नहीं सके। क्या इससे फैक्ट्री श्रमिकों को सांस लेने का मौका नहीं मिल रहा था? ये जानने पर कि झाओपांग अनुपस्थित है, समझदार ली किंगशुई ने कहा, तो फिर कोई बात नहीं, मैं चौथे भाई को भेजकर उन्हें लाने को कहूंगा, आखिरकार यह कुछ हजार टुकड़े ही तो हैं। तो जूनेनियन सामान लेने के लिए ली किंगशुई को ले गया। क्योंकि ली किंगशुई कभी भी उस कारखाने में नहीं गया था जिसे जूनेनियन ने बनाया था। ली किंगशुई ने जब जूनेनियन की फैक्ट्री देखी तो वह चौंक गई। उसने आश्चर्य से अपना मुंह चौड़ा किया और कहा, नेनियन, आपकी फैक्ट्री इतनी बड़ी बनी है। जाहिर है, इसकी तुलना बड़े कारखानों से नहीं की जा सकती। ली किंगशुई को पता था कि जूनेनियन ने एक कारखाना बनाया है, लेकिन उसने सोचा कि जूनेनियन अधिक से अधिक कुछ 100 वर्ग मीटर का एक छोटा कारखाना बनाएगा और छोटे पैमाने पर काम करेगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना बड़ा होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि देश भर में विस्तार करने की उनकी महत्वाकांक्षा केवल बातचीत नहीं थी। इससे ली किंगशुई को मूंग की दाल का केक याद आ गया जो जूनेनियन ने एक बार पेश किया था। उसने यह मामला उठाया, लेकिन जूनेनियन ने फिर भी इनकार कर दिया। उन्होंने लंबे समय तक मूंग की दाल का केक विकसित करने की योजना नहीं बनाई थी। लियू सू के अलावा वह ऐसे खाद्य पदार्थ विकसित करना चाहती थी जो भविष्य में जलधारा पर निर्भर न हों। जब तक वह अपनी छोटी सी दुकान नहीं खोल लेती, वह निश्चित रूप से उस जलधारा का दोबारा उपयोग नहीं करेगी। मितव्ययिता से विलासिता की ओर जाना आसान है, लेकिन विलासिता से वापस मितव्ययिता की ओर जाना कठिन है। अंतरिक्ष में 2 व्यंजन थे, लियूयू और बटर सॉस। वास्तव में यदि उसने शुरू से ही धारा का उपयोग नहीं किया होता, तो कुछ और प्रयोगों के साथ स्वाद में ज्यादा अंतर नहीं होता। ऐसे व्यंजनों की उपलब्धता और उनकी उत्कृष्ट पाककला कौशल के कारण ये उत्पाद बाजार पर बड़ा प्रभाव डालेंगे। अब धारा की सहायता से उसने अनजाने में ग्राहकों की अपेक्षाएं बहुत अधिक बढ़ा दी थीं। इस व्यस्त अवधि के बाद वह बटर सॉस और लियूएसू के व्यंजनों पर फिर से विचार करना चाहती थी, ये देखने के लिए कि क्या वह अन्य सामग्रियों को मिलाकर बिना धारा का उपयोग किए पहले से भी बेहतर स्वाद प्राप्त कर सकती है। इसके अलावा भविष्य की कई नवीन चीजें अभी तक सामने नहीं आई थीं। वह वहां से शुरुआत कर सकती थी, क्योंकि आसानी से सीखे जा सकने वाले उन खाद्य पदार्थों के लिए बहुत अधिक शेफ को प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं थी। एक बार फिर जूनेनियन द्वारा अस्वीकार कर दिए जाने पर ली किंगशुई कुछ हद तक निराश थी, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। आखिरकार ये जूनेनियन का निर्णय था। उत्पाद उसके थे और उसे कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं था। तारांकन। उधर देश लौटकर जुओकिंग ने उसी दिन समुद्र तटीय शहर की यात्रा की। वह उसका गृहनगर था और वह अपना पुराना घर देखना चाहती थी। उसे समुद्र तटीय शहर में कुछ अच्छा मिलने की उम्मीद नहीं थी। उत्पाद का नाम लियूयूसू था और एक को चखने के बाद जुओकिंग को यह स्वादिष्ट लगा और उसने जू वेंतियन के लिए कुछ लाने का फैसला किया। जिस दिन वह गई थी उस दिन वे पहले ही खत्म हो चुके थे और वह लियूएसू को खरीदने वाली आखिरी व्यक्ति थी। जुओकिंग अपने मित्रों और रिश्तेदारों के लिए क्योटो में और अधिक स्वादिष्ट पेस्ट्री लाना चाहती थी, लेकिन अंत में केवल 2 पाउंड ही बचे। ये सिर्फ 12 टुकड़े हैं जिन्हें एक बहुत ही सुंदर उपहार बॉक्स में पैक किया गया है। क्योटो वापस जाने वाली ट्रेन में बैठी जुओकिंग ने अपने होंठ भींचे हुए धीरे से मुस्कुराया, उम्मीद करते हुए कि उसके गॉडफादर को वे पसंद आएंगे।